अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और वीकेंड का पहला दिन है और जिस तरह होता है मंडे, तो मंडे को होते हैं बहुत सारे काम काज और आपने अपने सारे जो वीकेंड के ऊपर एंजॉय किया होता है और जो सारे आपने प्लान्स बनाए होते हैं अगले हफ्ते के, सुबह सुबह उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है। और ये वो टाइम होता है जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक में भी होते हैं। और जब आप निकल रहे होते हैं अपने दफ्तरों को, अपने स्कूल्स को, अपने कॉलेजेस को, या फिर जहाँ जहाँ आप काम काज के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप ये देखते हैं कि लैक ऑफ प्लानिंग। जी हाँ, वो क्या होती है? वो ये होती है कि जब हम वीकेंड के बाद एक एक अच्छे वीकेंड के बाद जब मंडे का आगाज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए मंडे जो है ना एक ऐसा दिन बन जाता है जिस दिन उनको करने होते हैं बहुत सारे काम। लेकिन यूजुअली कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपनी जो प्लानिंग है, जो अपना शेड्यूल है, वो अच्छे से प्लान नहीं कर पाते। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि जैसे ही हमारा वीकेंड जो है वो एंड अप होने लगे, तो हम सारी चीज़ें प्लान कर लें। उससे होता ये है कि जो पूरा हफ्ता हमारा गुजरता है वो बड़ा सुकून से गुजरता है और हमें पता होता है कि हमने ट्रैफिक का भी सामना करना है। हमें पता होता है कि हमारे घर में लाइट भी जा सकती है, गैस भी नहीं आ रही होगी, और डेफिनेटली पानी का मसला तो चल ही रहा है। पानी का मसला तो ऐसा चल रहा है कि अब यूनिवर्सिटी रोड पर दोबारा वो मसला खड़ा हो गया और कई इलाके जो है वो बिजली से और पानी से महरूम भी हैं। अच्छा जनाब, अब इंट्रो के शुरू में जिस तरह हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ मुफीद बातें करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करे, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो या फिर वो हो आपकी स्किन से रिलेटेड या फिर बालों से रिलेटेड। तो बड़ी ज़बरदस्त सी आज मैंने एक रिसर्च जो है वो पढ़ी और ये है नाश्ते के हवाले से। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नाश्ते में ब्रेड लेते हैं या फिर पराठे खाते हैं, या फिर जो डाइट कर रहे होते हैं वो जूसेस वगैरह जो है वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं कि उससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है बेहतर रहे, डाइट अच्छी रहे और वज़न भी ना बढ़े और बहुत सारे मसाइल से वो बच भी जाएं। लेकिन एक रिसर्च मेरी नज़र से गुजरी तो सोचा कि आपके साथ में ज़रूर जो है वो शेयर करूं। और वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने कहीं पढ़ा, इनफैक्ट एक बड़ी ज़बरदस्त ये रिसर्च रही कि जो बासी रोटी होती है, अगर आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें, सुन के तो मुझे थोड़ा सा थ्रिल हुआ कि बासी रोटी को नाश्ते में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो बासी रोटी होती है यानी रात की रोटी, अगर आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें तो इसके जो कार्ब्स होते हैं वो डेफिनेटली टूट फूट चुके होते हैं और जब दोबारा ये रीबिल्ट होते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होते हैं, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ता, ये आपके ब्लड के लिए भी बड़ी अच्छी होती है और इसके अलावा ये उन तमाम फ्रेश जो नाश्ते होते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो अगर आप बासी रोटी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि 4 दिन पुरानी रोटी आपने खा ली हो, नहीं, रात की जो रखी हुई रोटी होती है, जब सुबह आप उसको रीट्रीट करते हैं यानी सुबह दोबारा आप उसको पकाते हैं और रीकुक करते हैं, तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। और जब आप उसको इसका इस्तेमाल नाश्ते में करते हैं तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपके ब्लड के लिए भी अच्छा होता है, आपको कुव्वत भी देता है और इसके अलावा आपकी जो डाइजेशन है, यानी जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ में शेयर करूं क्योंकि ये मेरे लिए भी एक बड़ी नई चीज़ थी और डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी एक नई चीज़ हो सकती है। अगर जो लोग बासी रोटी इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर हमारे शो पे कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या अभी कभी उन्होंने नाश्ते में बासी रोटी खाई है, और अगर खाई है तो क्या इसके इफ़ेक्ट्स रहे। ज़रूर आप हमारे साथ में शेयर करें और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और टॉपिक स्किन से रिलेटेड। अब जो स्किन है उसका ख्याल रखना सर्दियों में और उसको ठंड से महफूज रखना, और हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फेस, इट्स अबाउट कि आपके नेल्स हैं, आपके लिप्स हैं, आपके जो पाँव हैं, एड़ियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो सर्दियों में हम देखते हैं कि उनमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, ड्राई हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि उन्होंने ऑयलिंग कर ली, सीरम्स मंगा लिए और फिर इसके अलावा जो वैसलीन होती है उसका यूज़ कर लिया, बहुत सारी जो है वो क्रीम्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको वॉश करते हैं उसके बाद दोबारा जो है वो ड्राइनेस आ जाती है। तो इस हवाले से आज शो में बात होगी और हमारी जो स्टाइलिस्ट हैं या जो हमारी जो एस्थेटिशियन है वो भी हमारे साथ होंगी और वो आपको बताएंगी कि इसका क्या परमानेंट हल है। लेकिन एक टिप मेरे पास भी है इसकी, और वो टिप ये है कि जब भी आपको लगे कि आपका जो एड़ियाँ हैं स्पेशली वो ड्राई हो रही हैं या आपके एड़ियों में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपने ये करना है कि अच्छी तरह अपने पाँवों को वॉश करना है। जब आपने अपने पाँवों को वॉश कर लिया उसके बाद आपने उसको गर्म टॉल जो है उससे उसको सोक करना है, उसको सुखाना है। और फिर उसके बाद आपने जो ऑयलिंग है, जो नॉर्मल ऑयल आपके पास है, चाहे वो सरसों का तेल है या खोपरे का तेल है,
वो आपने अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाना है और एड़ियों को ऊपर रख के नहीं ड्राई करके छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप सेकंड वॉश करेंगे तो शायद उतनी ज़्यादा आपको ड्राइनेस महसूस नहीं होगी और एड़ियाँ जो हैं वो फटी हुई नज़र नहीं आएंगी। तो आप ये 10-15 दिन करें तो ये रेमेडी आपके काफ़ी काम आएगी। अच्छा जनाब, अब शो के फॉर्मेट की बात करते हैं और आज शो में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गेस्ट भी हैं। आज शो के बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स भी हैं। आज हमारे पास स्टूडेंट आएंगे जो कि फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड जो है वो बताएंगे कि ये स्टडी कितनी बेनिफिशियल है। इसके अलावा आज हमारे पास जो टॉपिक्स है उसमें कराची के हवाले से कई टॉप स्टोरीज़ शामिल है जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको स्किन के हवाले से बताएंगे कि ठंड में आप अपनी स्किन को जो है वो कैसे ठीक रख सकते हैं। अच्छा, एक और जो है वो आज बड़ा दिन है और है 16 दिसंबर। अगर फ्लैशबैक में चले जाएं तो ये दिन ना भूलने वाला दिन है। मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक ऐसा सानिया है जिसे कोई पाकिस्तानी, इनफैक्ट पूरी दुनिया में लोग जब भी इस वाक़े का ज़िक्र करते हैं तो आंखें आप दीदा हो जाती हैं और इंसान कुछ कहने से कासिर होता है कि हमारे कितने प्यारे, कितने अच्छे स्टूडेंट्स, तकरीबन 131 या 132 जो हैं वो स्टूडेंट्स वहाँ शहीद हुए। 17 लोग उस अमले के वहाँ शहीद हुए और जिस तरह से वहाँ पर दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया और उसके बाद जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर इन दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया और जो मुँह तोड़ जवाब दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे ही मौक़ों पर पता चलता है कि हम जिंदा कौम हैं। ऐसे ही मौक़ों पर पता चलता है कि जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो मिलजुल कर लड़ना है, मिलजुल कर मसले हल करने हैं। और ये दहशतगर्दी, इस हवाले से तो काफ़ी बात हम करते रहते हैं। जब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आएंगे तो उनसे भी शो में जो है इस हवाले से बात होगी, टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे। अभी वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे और फिर हम करेंगे टॉप स्टोरीज़ के ऊपर डिस्कशन। और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूँ। उसके बारे में जो वन लाइनर है वो ये है कि आज आपके लिए है बड़ी सारी खबरें, जिसमें एक खबर ये भी है कि जो PIA है उसने बैनुल अक़वामी टिकटों में जो है उनकी जो प्राइजेज़ हैं उसमें कमी का ऐलान भी कर दिया है। तो इसके अलावा पेट्रोल प्राइजेज़ की भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो शो में कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और मंडे का दिन ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि जितनी भी टॉप स्टोरीज सामने आए या खबरें सामने आए वो इस तरह की खबरें हों कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मायूसी ना हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छी खबरें आपके साथ में शेयर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता। और अभी जितनी भी मेरी नज़र से जितनी भी टॉप स्टोरीज़ गुजरी हैं उसमें अगर देखा जाए तो यही बातें हो रही हैं कि जी पानी की पाइपलाइन जो है वो दोबारा से मुतासर हो गई है, फिर शहरियों के लिए जो इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और दीगर मसाइल हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज भाई और बहुत दिनों बाद अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। पहले ये बताएं आप कहाँ गायब थे अशरफ भाई? सालाना छुट्टियों पे थे। कितने दिन की तातीलात पे थे आप? 7 दिन की तातीलात। ये ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं अशरफ भाई कहाँ चले गए। और अशरफ भाई के जो फैंस हैं ना वो पूछ रहे थे भाई अशरफ भाई कहाँ है, हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अच्छा जनाब अयाज भाई, अभी जिस तरह से मैं कह रही थी कि कोशिश यही होती है कि अच्छी खबरों को ढूंढा जाए क्योंकि वीकेंड के बाद जो है वो पहला दिन है मंडे का, तो इस दिन कुछ अच्छा शेयर कर लें। लेकिन क्या करें, हम मजबूर है, कुछ अच्छा शेयर कर नहीं पाते क्योंकि खबरें ऐसी हैं। पानी की जो पाइपलाइन है जिसके हवाले से पिछले हफ्ते और बीच में जो तीसरा दिन था वीक का, उसमें हमने शेयर किया था कि मेयर कराची ने कहा है कि जी जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी गलती थी, सारा ये सिनारियो था। अब ये हुआ है कि वहाँ पर जो ट्रांस है उनको ट्रांस कराची जो है उनको ख़त लिखा गया है वाटर बोर्ड की जानिब से और उनका यही कहना है कि जो इसमें जो हर्जाना है एक तो आप उसको पूरा करें क्योंकि आप लोगों की वजह से जो ये पाइपलाइन थी वो डैमेज हुई और अब दोबारा से जो कराची के शहरी हैं, कराची के जो मुख्तलिफ मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। यानी पहले ये कहा जा रहा था कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को ये काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर मेयर कराची का बयान ये सामने आया जब वो गए थे फेस्टिवल में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो सारी गलती कॉन्ट्रैक्टर की थी। अब जो है ये सिनेरियो कि दोबारा वही मामलात हैं, लेकिन अब दीगर मामलात ये हैं कि अब उनसे जवाब तलबी भी हो गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कराची के शहरी पानी से महरूम है, ट्रैफिक की सूरत हाल जूं की तूं है, मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं जैसे पिछले हफ्ते थे। देखें
बात ये है कि अब जो उन्होंने हर्जाना लगाया वो 3.5 करोड़ रुपए उन्होंने हर्जाना लगा दिया है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। हाँ। खैर बल्कि उन्होंने ये बोला कि हमारा जो इसको रिपेयर करने में जो पैसे लगे वो 3.5 रुपये खर्च आए और ये इसके ऊपर हर्जाना है। सही। खैर ये बात हमने पहले भी की थी कि ये देखें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जो मैंने कहा था एक्सीलेटर जिस तरह जो खुदाई करने वाला आदमी है वो नॉन टेक्निकल आदमी है, सही। उसको नहीं पता, वो बस धन 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 एक्सीलरेटर चलवा रहा है और वो खुदाई कर रहा है। उसको ये बात समझनी चाहिए कि जहाँ मैंने पीछे वो लाइन डैमेज करी है, इससे ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये लाइन कई दफ़ा डैमेज हो चुकी है और वो पॉइंट उसके वही हैं, चाहे वो अगर अस्करी पार्क के पास डैमेज करता हुआ आ रहा है और अगर वो यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा है, कराची यूनिवर्सिटी के पास जहाँ अब डैमेज की, तो वो लाइन सीधी आ रही होगी। भाई अल्लाह का वास्ता, वो सांप की तरह चलती हुई नहीं आ रही, वो स्ट्रेट आ रही है, वो बड़ी लाइन है, उसको वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो सदियों पुरानी लाइन है, वो आज की लाइन नहीं है। उसके ऊपर आपको ये बात समझने की है कि अगर जब आप ये मार्किंग कर दें और अल्लाह का वास्ता है कि जिन लोगों को आपने ये काम दिया हुआ है खुदाई का, उनके साथ कम से कम एक फोरमैन तो खड़ा कर दें जो वहाँ पे वो ये बताए कि भाई इतना डीप जाना है, उसके बाद आपने ये एक्सीलरेटर को एहतियात से चलाना है। हाँ। अब उसके नीचे इतनी यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, कभी गैस पाइपलाइन डैमेज करते हैं, कभी पानी की पाइपलाइन डैमेज करते हैं। सफ़र कौन कर रहा है? हाँ। आप और मैं और कराची की आवाम। 70% शहर को पानी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हुए हैं, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि भाई, हमसे मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये मसला कब सही होगा, हमें बता दें पानी कब मिलेगा। तो आप बताएं ना कि कब तक पानी मिल जाएगा, आपका अब हम क्या बताएंगे? वो लोग हैं जो कि मिट्टी डाल के खड्डे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले किस तरीके से इसके ऊपर। आप वाटर बोर्ड की भी तो कमाल देखें, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाँ। वाटर बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्टर ये पानी की लाइन बंद करने के लिए इमरजेंसी वर्क के लिए आए हैं, हाँ। उनका कमाल देखें कि उनको पहले तो ये नहीं पता चला कि ये एक सुराख है कि 2 सुराख हैं। जब 2 मिल गए तो उसके बाद वो ऐसा रिपेयर हुआ कि वो पानी का प्रेशर लगा, वो दोबारा फट गए। सही। अब वो कहीं और नाजुक जगह पे, अगर जब एक दफा ये होता है कि जब नाजुक पॉइंट होते हैं, जो चल रहा होता है फ्लो में चल जाता है, जब एक दफा रोकने के बाद दोबारा प्रेशर दिया है तो जो नाजुक पॉइंट था वो भी फट जाएगा। क्योंकि दोबारा से उसको जब एक दफा प्रेशर मिलता है तो वो झटके से वो चीज फट जाती है। अब खुद कह रहे हैं कि बोसीदा लाइन है, सदियों पुरानी लाइन है, तो ये तो हशर है कि हमारे पास अब तक 77 साल के अंदर हम पानी का निजाम नहीं सही कर सके। आप लोग सड़कों का निजाम मांग रहे हैं मेयर कराची से, जो बेसिक नेसेसिटी है, जो हमारी जिंदगी है, वो नहीं आप बदल सके, तो आप उनसे सड़कों की उम्मीद रख रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे इस शहर के लिए, यहाँ से लेके वो वहाँ पे बुलेट ट्रेन में हमें ले जाएंगे। बात तो खैर ठीक है कि वादे तो बुलेट ट्रेन के हैं और वादे तो तरक्की के हैं कि जी आगे तामीर होगी, तरक्की होगी। अशरफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे सारी सूरत हाल पे? हम तो सोच रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, अभी तो यहाँ पर ये पाइपलाइन का मसला हल नहीं हो रहा, पानी नहीं मिल रहा शहरियों को। जी देखें, कराची की जो डिमांड है 1 अरब 10 करोड़ गैलन पानी यौमिया चाहिए। सही। 65 करोड़ गैलन सप्लाई होता है। ये जो पाइपलाइन है कैंड्यूट है, ये गुलशन इकबाल जो मेन कैंड्यूट कहलाती है, 84 इंच की। 84 इंच का कुतर मतलब कि आप डायमीटर देखें 84 इंच का, इसका मतलब एक छोटी जो जीप है ना वो इसमें चल सकती है। जो मेरे बड़े कज़न हैं, जब वो छोटे थे तो वो बताते, गुलशन में ही रहते हैं, ये बैतुल मुकर्रम के पीछे ना, तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो वाटर बोर्ड की ज़मीन है वहाँ पे ये लोग जाते थे, साइकिल चला के वहाँ देखते थे ये कैंड्यूट की 3 लाइनें डल रही थी 84 इंच की। सही। अब आप सोचें कि अपर एंड लोअर कराची है, जिसमें गुलशन इकबाल ये जो पानी की पाइपलाइन है ये बार बार जो डैमेज हो रही है, 84 इंच की पाइपलाइन है, 15 करोड़ गैलन पानी यौमिया इससे सप्लाई होता था। पूरा गुलशन इकबाल गया 3 दिन के लिए। इसके बाद अब यही लाइन आप जा रही है, जैसे हम यूनिवर्सिटी रोड जिसे कहते हैं, ये लाइन आगे जा रही है, जो आगे ओल्ड सिटी एरिया, फिर आगे ये सारे एरिया, ये सब में पानी नहीं होगा। अब कराची की गुंजान आबादी वाला, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ आपको जगहें मिले कि ज़मीन या वो मतलब कि वर्टिकल, मतलब आप सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट हैं। हाँ। अब यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। आप जितना डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, उतने बड़े मसाइल हो रहे हैं। ये मंसूबा जो रेड लाइन है ये अजाब बन गया है। आप ये पहले बन रहा, हाँ। फिर हमने ये खबर उठाई हमारे सिटी 21 ने। अच्छा, ये रेड लाइन ये जब चलेगा, एक्टिव होगा तब होगा, जब सारा सिनेरियो होगा तब होगा, इससे क्या समरात हासिल होंगे। लेकिन जो अभी जो सूरत हाल है, अभी जो शहरी इसके अंदर सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से हालात है, मतलब पानी नहीं है, सड़कों की तामीर मुकम्मल नहीं है, ट्रैफिक वहाँ पर जैम हो जाता है, आए दिन जो है वो खबर आती रहती है अब फिर कुछ हो गया, ये कैसे मसला हल करेंगे? भाई ट्रैफिक जैम का मैं बताऊँ, अभी मैं निकला हूँ 9:15 पे, हम लोग कोऑर्डिनेट पे रहते हैं। अयाज ने मुझे मैसेज किया कि बलोच कॉलोनी पे शदीद रश है। मैं फिर भी आया, मतलब मैंने कहा शरफ ऐसे टूवर्ड्स FTC चला जाऊँ, इतना शदीद ट्रैफिक जैम,
मंडे है और यानी 9:15 बजे से मैं निकला हूँ, अभी मैं पहुंचा हूँ 1 घंटे में। सही। अब आप सोचें कि कोई सिस्टम ठीक करने वाला नहीं है। हाँ। सिस्टम की पकड़ धकड़ शुरू हो गई, लेकिन हाँ। जो ये मेन सिस्टम है जिससे शहरी सही। और यहाँ की आवाम जो परेशान है उनको ठीक करने के लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। सही। अब इसमें ये है कि सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारा पूरा जो निज़ाम जो ख़राब हुआ हुआ है, जिसमें हम पानी के निज़ाम की बात करें, सड़कों की निज़ाम की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, इसको ठीक करना होगा। इसके लिए क्या है? पैसे चाहिए। पैसे इनके पास है नहीं। इतने मुलाजमीन रखे हैं, जैसे KMC की बात करें, मतलब आप सोचें ना कि 13,000 मुलाजमीन है, 13,000। सही। और उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर आप बिजली के बिलों में टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पैसे आपको 22-23 करोड़ रुपए महीना आप जमा होना शुरू हो गया है। सही। अब कराची की आवाम भाई 2.5-2.5 अरब रुपए आपको हाँ, देगी सही सिर्फ बात काम है। के लिए। आप काम तो करें ना। काम तो अब करें। मेन ये है कि आप बोलें कि आपको यूँ उंगली भी नहीं उठाओ कि बुरा लगता है भाई, तो यहाँ ताजिरों ने कुछ कह दिया उसके ऊपर बुरा मान गए। मेन ये है कि कराची के जो इश्यूज है ना, क्योंकि कराची माशी हब है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता है कि 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, लाखों लोगों को ये रोजगार देता है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आके नौकरी के लिए जॉब वगैरह ये सब कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो माशी हब है इसको तबाह और बर्बाद कर दिया। 7 इंडस्ट्री जोन रो रहा है, हाँ। ताजर रो रहे हैं। मतलब जो पुरानी मार्केट है वहाँ पे आप जाएं, जोड़िया बाजार जो पूरे मुल्क में अजनास की सप्लाई करता है, आप जाएं ना ज़रा, कभी प्रोग्राम करने जाएं, आप चल के दिखा दें वहाँ पे। सही। अब वहाँ जो लोग हैं सामान लेने जाते हैं, मतलब जैसे दुकानदार है, कहाँ जाएगा? होलसेल बाजार। हाँ, अब वहाँ जाए, गाड़ियाँ फंसी हैं, कई घंटों अब वो माल का इंतजार कर रहा है, और वहाँ गाड़ियाँ मतलब टूटी हुई, गाड़ी का एक्सल टूट गया है, वो टूट गया, फंसी हुई है वहाँ पे। अब हमारे निज़ाम को ठीक करने वाला कोई नहीं है ना। आप इतना बड़ा शहर कराची है, आपने देखा ये जो मौसम है ये वाला, जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं आग लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है। अब आप देखें फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद स्नॉर्कल कितनी, इतना बड़ा शहर है जहाँ फ्लैट ही फ्लैट है, कितने स्नॉर्कल कहीं अगर इस तरह से इमरजेंसी हो जाए, कोई फायर का इंसिडेंट हो जाता है, तो आप देखें स्नॉर्कल एक तो पहुंचने में मसला, और अगर पहुंच जाए तो वो कहते हैं जी स्नॉर्कल नहीं है। तो ये तो हालात हैं। अच्छा जनाब, एक अच्छी खबर भी है और वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और वो खबर कुछ इस तरह से कि जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं अमेरिका जाने की और न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो PIA बैनुल-अक़वामी टिकटों में PIA ने अब कमी का ऐलान कर दिया है। तो जो अमेरिका जाना चाहते हैं उनको तकरीबन 3,50,000 रुपये जो है वो बचत का सामना होगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को तकरीबन 2,10,000 और साउथ अफ्रीका जाने वाले लोगों को 1,05,000 समथिंग का जो है वो बचत हो सकती है। सो ये अच्छी खबर है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी और IMF की जानिब से फिर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसकी मद में जो है ये छूट दी गई है। और उसके बाद अब ये कीमतें जो है सामने आई हैं कि जी अगर आप जाना चाहें, मतलब PIA से सफ़र करना चाहें, तो कीमतों में कमी की गई है बैनुल-अक़वामी टिकटों की। तो आवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ की खबर। इस पर आप मुस्कुरा भी रहे हैं और थोड़ा सा आपके जो चेहरे के तासुरात हैं उतार चढ़ाव, वो कुछ कहना भी चाहते हैं, प्लीज़ कह दें जो कहना चाहते हैं आप। अब ये बजट के अंदर इसके ऊपर FED के अंदर जो इजाफा किया गया था, हम यही बात सोच रहे थे कि ये जो बिजनेस क्लास वालों के ऊपर थोड़ी ज़्यादा कदगन था, उसके अलावा जो नीचे तक 1,00,000 से 1,25,000 रुपए का जो है वो टैक्स लग रहा था। सही। जो रीजन के हिसाब से, रीजन से मुराद है कि अगर आप फार ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बैंकॉक थाईलैंड का वो अलग था। सही। अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसका अलग थोड़ा सा उन्होंने हिसाब किया था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर इकनॉमी में नहीं था, ये बिजनेस क्लास में था ज़्यादातर। इसके ऊपर जो टैक्स बढ़ाया था। सही। खैर अब PIA का तो मसला ये आ गया कि जो हम पहले भी, इससे पहले जो बात हुई थी कि जब वो यूरोप की जो फ़्लाइट्स थी जो इंग्लैंड जाने के लिए जो उनको इजाज़त मिली, वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। उसकी वजह फिर वही बात है कि आपने अपनी एयरलाइंस के साथ अब ट्रैवल करना है अगर इसको दोबारा। लेकिन बात ये है कि जो आदमी एमिरेट्स, कतर, दूसरी दुनिया की टॉप रेटेड जो जिनको नंबर 1 एयरलाइंस में, ये 2 एयरलाइंस है जो ऊपर नीचे होती रहती, अब उसके उनके जो यहाँ से अब जब मुझे पता चला कि यहाँ से अगर 18-19 घंटे की फ़्लाइट है, आप सही कनाडा यूरोप जा रहे हैं बगैर किसी टीवी, बगैर किसी स्क्रीन के, वो टीवी देखें फिर आपको वो प्राइस भी तो कम दे रहे हैं ना, मतलब अब आप तो फिर 19 घंटे का एयर टाइम आपने गुजारना है, वो भी सिर्फ सामने वाले के सर देख के। और उसके वो देखना, सामने स्क्रीन भी कुछ नजर नहीं आ रही, कोई उसके अंदर ड्रामा नहीं है, कोई वो। अब बात सारी है कि अब हमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर, देखिए हम लोगों की ना ख्वाहिशात, वही बात हो जाती है ना अशरफ भाई, हम कहते हैं रेवोल्यूशन लाना है आपने PIA के अंदर, रेवोल्यूशन ये है ना कि किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। ये लीज वाले जहाज जो दुनिया में चल फिर के वापस घूम भार के टायर बदल के और सीटें बदल के हमारे पास आ गए,
तो अब अल्लाह करे लोग इसके अंदर ट्रैवल करना शुरू करें, आप हाँ, कुछ अल्लाह करे ऐसा बिल्कुल, हाँ। ऐसा चाम दें हाँ। कि उसके अंदर लोग ट्रैवल करना शुरू भाई करें। अशरफ भाई, हम लोगों की डिमांड्स जो हैं वो इतनी क्यों बढ़ जाती हैं? अब देखिए उन्होंने किरायों में कमी का ऐलान किया है, तो अयाज भाई ने कहा जी मुझे तो ये वाली सहूलत भी चाहिए, प्लेन में मुझे इस तरह के जो है ना वो तमाम तर हकीकत बता रहा हूँ, चाहिए। ऐसा लोग देखे ना, अब 3 लाख रुपए के अंदर अगर कोई ऐसा चाम दे दें, बाकी मजाक से हट सही। के कोई इतना चाम दें कि आपके पास लोग आपकी ट्रैवलर जो आपकी एग्जैक्टली लैंग्वेज है उसको ट्रैवलिंग को इस्तेमाल करें। अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि किरायों में कमी का ऐलान हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से भी सोचते हैं जिस तनाजुर में अयाज भाई ने बात की है, और फिर दूसरे पर्पसेस भी हैं जिस वजह से लोग दीगर फ्लाइट्स को वो तरजीह देते हैं। जी अशरफ भाई। देखिए पीआईए का नहीं, बहुत बड़ा आप मसला क्यों? है। देखिए पीआईए का मैं बताऊं, फ्लीट में तकरीबन 30 तैयार हैं। हाँ। चलने के काबिल कितने 15, जिसमें से कुछ जो हैं वीकली जो हैं उसकी इंस्पेक्शन के लिए होते हैं, तो 12 या 13 रहते हैं। सही। उसके ऊपर आपको डोमेस्टिक भी चलाना है। अब आपको इंटरनेशनल जो पाबंदी थी वो हटी है, वो मिल गया। लेकिन कैसे होगा ये? क्योंकि बीच में इसकी निष्कारी की बात हो रही थी। सही। निष्कारी से पहले मैंने खबर दी थी कि मतलब ये मैं बता रहा हूँ 9 महीने पहले अच्छा। कि गवर्नमेंट प्लान, मतलब पीआईए ने एक प्लान दिया, क्योंकि सही। जब आप जाते हैं ना अगले सीज़न के लिए, तो उसके लिए प्लान दिया कि हमें तैयारे लीज पे लेने, यानी किराए पे लेने। तो 6 महीने का प्लान देते हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ प्लान देते हैं वो अप्रूव होता है, फिर आप मार्केट में जाते हैं, 6 महीने लगते हैं तैयारे लेने में। सही। अब वो ये क्या हुआ, निष्कारी पे जा रहे हो, प्लान बैठ गया, दिसंबर में हम खड़े में, अगर मैं अभी भी वो निष्कारी प्लान को हटा के मैं अब नए तैयारे लेने जाता हूँ किराए पे, इट विल टेक के 6 महीने चाहिए, मार्केट से मुझे उठाने हैं ना तैयारे। अब अगर आपको ये करना है और आपकी फ़्लाइट ड्यूरेशन, मतलब कि फ़्लाइट की मतलब वो क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आपको 4-5 तैयारे लेने होंगे। सही। अब उसके लिए भी इट विल टेक के 6 महीने, क्योंकि कोई तो ऐसे तैयारे नहीं खड़े हुए ना कि आपको बस सही। दे दे आपको। मेन ये है कि जैसे अयाज ने बोला कि आप कोई भी फ़्लाइट्स देखें, एमिरेट्स से ले लें, दीगर ले लें जो यहाँ से, मेरी सिस्टर आई थी एमिरेट्स में, तो आप उनकी कंफर्ट, क्वालिटी, सर्विसेज, ये नाम है उनका ना। अच्छा। और आप जाके देखें तो एमिरेट्स में आप बैठेंगी तो आप थकेंगी नहीं। हाँ आप एग्जैक्टली। यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट करें इस्लामाबाद की, तो आपको दुखन शुरू हो जाएगा ना। सही ऊपर बात से है। जैसी वो सर्विसेज देते हैं खाने पीने की, माशाल्लाह से, मतलब आपकी लोकल एयरलाइन है, एक सियालकोट की एयर सियाल चल रही है, आप बैठे हैं, आप यहाँ से इस्लामाबाद जाएं, आप तैयारे देखें, सफाई सुथराई देखें, खाने की चीज़ें देखें, सर्विसेज देखें, सही। तो वो सीट टू सीट फुल जा रही है। सही। हमारी वाली जो है पीआईए, उसको देखें आप तो सीट खाली भी है, लोग मजबूर होके जा रहे हैं, क्योंकि एयर सियाल का अगर लें और पीआईए का 2000-2500 का टिकट का फ़र्क होता है। सही। लेकिन वो फुल जा रही है, क्यों? क्योंकि सर्विसेज मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, खाने की चीज़ें मिल रही है। और यहाँ पे क्या है, आप टिकट ले ली, अजाब बन गया, आप वेटिंग में बैठे हुए हैं। सही। मेन ये है कि अगर आपको चलाना है, आप एक तरफ हो ना, या तो आपको इसको निष्कारी करना है या आपको इसको चलाना है। अब बीच में आप पेंडुलम बनाया हुआ, कभी कह रहे हैं निष्कारी करना है, कभी कह रहे हैं कि ये करना है। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये जो बातें अभी ये खबर हुई है, ये एफईडी है, हाँ एफडी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, हाँ। फी टिकट जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये किराए कम नहीं हुए हैं। किराए में और अच्छा। टैक्स में बहुत फ़र्क है। किराया क्या है कि मैं जो एयर फेयर होता है वो मैं दे रहा हूँ, तो दूसरी एयरलाइन से अगर हम देखें, हमारे ऊपर टैक्स इतना लग गया है, तो हम दूसरी एयरलाइन से महंगे हुए हैं। लोग जो हैं इतनी सारी एयरलाइन, एयर चाइना भी यूज़ कर रहे हैं भाई, वो सस्ती है टिकट। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि ये टैक्सेस में इन्होंने कमी की? टैक्सेस में कमी की है, एफईडी जो है, ये किराए कम नहीं हुए हैं, किराए वही हैं। चलिए जी, लेकिन किराए कम नहीं हुए, टैक्सेस में उन्होंने कमी की है। तो इस तनाजुर में अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवल करना है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी अपनी कौमी एयरलाइन है, और दुआ यही कि हमारी इस एयरलाइन के जो है वो मामला ठीक हो जाए। जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे अद्वियात के हवाले से, और ये अद्वियात हैं दिल की, यानी हार्ट से रिलेटेड, और इनकी जो है वो कमी होती जा रही है, तो इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। सो वेलकम बैक, और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले सेहत के हवाले से जो मामला सामने आए उसका मैं जिक्र करती हूँ। जो दिल से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, यानी हार्ट डिजीज़ के लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो अद्वियात हैं, वो कम होना शुरू हो गई हैं। तो ये जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, इन्होंने इस हवाले से आवाज़ उठाई है, और ये कहते हैं कि जी हम अभी भी, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और हम इसको बता रहे हैं कि भाई ये दवाइयाँ कम हैं। अगर इस तरह से ये शॉर्टेज रही और लोगों को ना मिल पाई तो फिर लोगों के लिए सेहत के मसले खड़े हो जाएंगे, कहाँ से लेंगे लोग दवाइयाँ। तो इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं कि आए दिन
कुछ ना कुछ कोई ना कोई मामला, चाहे दवाइयों से रिलेटेड हो या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, सामने आते रहते हैं। लास्ट हमने किस बात, कौन सी दवाइयों का, हमने कैंसर की कैंसर दवाइयों की, के ऊपर, exactly, दवाइयों पे हाँ, जिसने इंक्वायरी बिल्कुल, रिपोर्ट की हाँ, वो बेचारा भी इस दुनिया में नहीं रहा। यही बात कर रहे थे हम। हाँ बिल्कुल, इसी भी हमने डिस्कस किया। डिस्कस कर रहे थे। अब ये एक और नया इशू सामने आ गया। पहले कैंसर का था, अब हार्ट डिजीज की बातें आ रही हैं। हाँ सही। तो अब मामला देखें, मुझे ये बात बट अजीब लगता है ये बात डिस्कस करना, कि ये अब 18वीं तरमीम के बाद हॉस्पिटल लेने के लिए तो लड़ाइयाँ चलती रहीं। सही। जिना हॉस्पिटल मेरा है, हार्ट डिजीज वाला मेरा है, फेडरल कह रहा नहीं मेरा है। अरे भाई आपका है, उसका है तो हमारे आपकी आवाम का ना। आप लोगों ने फेडरल ने बजट देना है, सूबे में आना है, सही, और सही। और आवाम को रिलीफ मिलना है। सही। ये अच्छा, ये और हमें पत्नी अयाज क्यों भाई- गोल गोल घुमाते हैं, पत्नी ये समझते हैं कि कौन लोग हैं। मुझे ये अब ये बात करते हुए अजीब सा लगता है। अयाज भाई, बिलावल भुट्टो की अगर आप बहुत सारी स्पीचेस देखें और उसमें आप अगर उनको बगौर मतलब उनकी बात को सुनने की कोशिश करें, तो उन्होंने कई दफा इन हॉस्पिटल का जिक्र किया है। सबसे ज्यादा इस अस्पताल का जिक्र होता है। ज्यादा उन्होंने हार्ट इसी डिजीज हॉस्पिटल का वो कहते हैं कि जिक्र जाके किया वो है। चैलेंज करते हैं कोई NICH उनकी तकरीबन जितनी भी स्पीचेस हैं उसमें वो इस बात को क्लेम करते हैं कि हम जहाँ जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट जितना अच्छा इसको लेके चल रही है और ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो उसके बाद लेकिन इसमें एक चीज है, देखें ये चीज भी हमें सोचनी चाहिए कि ये पेपर वर्क के अंदर दवाइयां आ रही हैं या फिजिकल आ रही हैं। अब इसका ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि इसमें करप्शन हो रही हो। माशाल्लाह यहाँ पर जो इदारे चलाने वाले हैं वो भी पैराशूटर होते हैं ना। Exactly. वो यहाँ के तो हैं नहीं। वो कहते हैं यहाँ से करप्शन करो, ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर होके अपने इलाके चले जाएंगे और क्या होगा। सही। तो यहाँ तो ये मसला भी एक हमें फेस करना पड़ता है। इस शहर के साथ तो जुल्म ये भी है कि यहाँ के इदारों के चलाने वाले भी पैराशूटर हैं और वो आते हैं, काम करते हैं, करप्शन करते हैं, आप और मैं सफ़र करते हैं और उसके बाद वो अपनी, उनको ज़्यादा क्या होता है भाई, डिवीजन के अंदर जाके रिपोर्ट कर दें, आपको उस खुड्डे लाइन बुला लिया, वहां जाके भाई उसको ऐसी सजा, इबरतनाक सजा देंगे तो आगे बात समझ में आएगी ना। जिसने इंक्वायरी कर दी, एक उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, दूसरा आपको जब ये इस तरह की शॉर्टेज की आपके पास कोई खबर आ रही है, उसको सबसे पहले आप फोरेंसिक ऑडिट करा दें उस डिपार्टमेंट का। सारी दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा कि ये वाकई। अभी आप बात करें किसी हुकूमत की वजह बोले हमने तो इतना फंड दिया हुआ, कहाँ गई दवाइयाँ। सही। वो फिर प्रेशर जो है बाकी लोगों के अभी ऊपर वो आ अजरा जाता है, पेजों फिर से आप बाकी लोग पूछेंगे जो वो है आपको कुछ यही और बोलेंगे कहानी कि हमने अपने से ज्यादा का बजट दे दिया है उनको सेहत के अंदर। सही। अब वो ऑडिट करा लें वो कहाँ गया वो भी पता चल जाएगा। चलें जी, अशरफ भाई आप बताएं, आप मुस्कुरा रहे हैं इस पे और क्या कहना चाहेंगे आप। सिंध गवर्नमेंट जिन हॉस्पिटल्स को क्लेम करती है उन्हीं हॉस्पिटल्स में ये हालात है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, एहतजाज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी कैंसर की दवाइयों के वाले से हमने बात की, उनका इंकशाफ किया था स्कैंडल का। नाउ दिस इज टाइम फॉर हार्ट डिजीजेज मेडिसिन। देखें हम डाटा पे नहीं जाते हैं, मैं बताऊं 20 साल पीछे हम जाते हैं। 20 साल पहले कराची की आबादी 1 करोड़ से कम थी। राइट नाउ मरदमशुमारी के हिसाब से, मरदमशुमारी सरकारी मरदमशुमारी तो 2 करोड़ हो गई, यानी कि 100% आबादी बढ़ गई है। अनऑफिशियल अगर मैं बोलूँ तो 3 करोड़ आबादी है, तो यानी कि आप 200% 200 गुना आप बढ़ चुके हैं आबादी में। और यहाँ पे अगर हम बैठे हैं, यहाँ पे हम बात करें हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल के गिने उंगलियों पे कितने हैं, गिने ना, वही इन्होंने के 82 सिविल, ठीक है, गिनने मतलब ठीक है। अब यही है, अगर आपने देखी आबादी अगर 100 गुना भी दुगनी हुई है, भुट्टो ट्रॉमा सेंटर भी है, तो मतलब 4, 5, 6, 7, मगर आपने कुछ और नए बनाए। 6-7 है ऑलमोस्ट। इंडस हॉस्पिटल जो है लोग नाम लेते हैं, इंडस हॉस्पिटल कैटेगोरिकली कह सकता हूँ क्योंकि टॉप के बिजनेसमैन खुद उसको फंड करते हैं। वो चल रहा है, बन रहा है, लोग पैसे देते हैं। कराची में लोग दिल खोल के पैसे देते हैं। और ये जो हॉस्पिटल हैं जैसे जिन्ना में कार्डियो वगैरह, इधर भी पैसे देते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जो अमाउंट है सरकार अपने नाम पे लेके जो चलाती है, तो वहाँ पे जो पैसे हैं उसकी आप ऑडिट का पूछ लो तो बुरा मान जाते हैं। अगर आपको सेहत के ऊपर पैसे रखे हुए हैं तो उसको जब प्राइवेट हॉस्पिटल चल सकते हैं तो ये क्यों नहीं चल सकते हैं। सिंपल है ना, जैसे स्कूल का है। अब आपने अगर चाहिए, एग्जाम्पल देता हूँ, 20,000 आपको असाजा चाहिए, आप 50,000 रख लेंगे, नहीं चल सकते। उसी तरीके से यहाँ पर है। मेन ये है कि जो ये वाला भी सिस्टम है यानी सेहत का, उसके लिए आप निजी शोबे के साथ मिलके आप चलाएं ना उसे। आप हर चीज़ अपने कंधे पे नहीं उठा सकते ना। सरकार का काम नहीं है कि आप ये चीज़ें जो आप नहीं कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के साथ गठजोड़ करें, मुआहदे करें, उनके साथ लेके चलें। देखें ऑडिट किसे कहते हैं, कोई चीज़ हुई, अगर अशरफ साहब ने एक पानी का गिलास लिया है, अब वो कितनी बार पिया है उसकी भी ऑडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसी तरीके से इनकी दवाइयाँ कितनी आई, कितनी बिकी, कितने मरीज आए।
अब यहाँ पे तो कुछ आप पूछ ही नहीं सकते ना, आप जाएं पूछें। सही। अब वहाँ पे इनको जो इमरजेंसी में जो चाहिए दवा, मतलब मैं खुद गया हूँ, इमरजेंसी में जिस तरीके से ट्रीट होता है ना, हम तारीफ तो कर रहे होते हैं, अगर आप खुद से जाके देखेंगे आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल बहुत कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, रोज़ की तादाद में लोग ऐसे खड़े हुए होते हैं, हार्ट का पेशेंट और लाइन लगा के बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सही। उनको देखने के लिए आपको ज़्यादा हॉस्पिटल, जैसे इंडस आ रहा है, इंडस कैपेसिटी बेड की बढ़ा रहा है, उसी तरीके से आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नए हॉस्पिटल लाने पड़ेंगे। आप एक ही जिना के ऊपर तकिया रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि भाई जिना हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल। नए आप हॉस्पिटल बनाएं। आप 16 साल से ये गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है, 16 साल में कितने हॉस्पिटल बन गए? और इनको इस बात का आइडिया है कि ये जो हॉस्पिटल है सिर्फ कराची को टेकर नहीं कर, ये आपके अंदरूनी सिंध से आने वालों, बलूचिस्तान से आने वालों को, और ऊपर केपीके में तो अब हो गया, लेकिन इससे पहले सारा पेशावर का आपके जो पेशेंट था वो सबका फ्लो कराची होता था। अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छी चीजें यहाँ हैं, तो ये बात हमें डॉक्टर्स से कोई वो नहीं है, लेकिन आप फैसिलिटी दे दें। आपको पता है कि आपने अपने शहर को खोला हुआ है, सब, हम ये नहीं कह रहे कि वो दूसरे ना आए, आए, बिल्कुल सबका हक है, लेकिन आपको इस बात को जहन में रखना है कि ये आप सिर्फ कराची की आबादी को टेकर नहीं कर रहे, आपने पूरी जो है पाकिस्तान के लोग आते हैं कराची के अंदर इलाज मुआवजे के लिए। सही। तो आपने ये जहन में अब रखना है, उसको उसी स्पीड अप के साथ काम करना। चाहे हार्ट डिजीज़ के अंदर भी यही है कि ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ कराची के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ अंदरून से भी आते हैं, और यहाँ आपके सूबे बलूचिस्तान से भी लोग यहाँ आके इलाज कराते हैं। सही। अच्छा अशरफ भाई, स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, तो उस हवाले से कुछ बताएं, और स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा सा बताएं कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है, कैसी जा रही है मार्केट? देखिए, आज मईशत का अहम दिन है, और जैसे महंगाई की शरह अगर हम देखें तो नवंबर 78 माह की कमतरीन सतह 5% से नीचे 4.9% आ गए। अच्छा। उसके ऊपर जो मार्केट सर्वे मैंने दिया था लास्ट, मतलब जाने से पहले, तो उसमें ये हुआ था कि मार्केट सर्वे 2 से 2.5% जो शरह सूद कमी का देख रहे हैं। अभी शरह सूद 15% पे है। अच्छा। अब ये कॉस्ट है, यानी कि अगर कोई बड़ी कंपनीज हैं, टेक्सटाइल है, इन सबको पैसे की कमी है तो बैंकों से वो कर्जा लेते हैं। सही। अगर आप कर्जा ले रहे तो 15% जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है। अगर ये कम होगा तो लोगों की बोरिंग की पावर बढ़ जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 2% कम होता है तो 15 से हो जाएगा 13%। तो लोगों के ऊपर स्पेस बन जाएगा कर्ज लेने के लिए। तो आज मार्केट का यही, इसी वजह से स्टॉक मार्केट में मुसलसल हम देख रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड मार रही है। आज भी जो आज सुबह जो अपडेट कर रहे थे 1200 पॉइंट प्लस है, 1,15,000 से भी ऊपर ट्रेड कर रही है। अब ये वजह क्या है कि शरह सूद कम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 1 साल तक शरह सूद 22% की बुलंद सतह पे 1 साल तक बरकरार रहा, जिसके ऊपर कोई कर्जगिरी नहीं हो रही थी, कोई कर्जा नहीं ले रहा था बैंकों से, ये सब। तो उसकी वजह से मार्केट भी स्टेबल थी। मगर उसके बाद से जैसी अब महंगाई की शरह कम होना शुरू हुई है तो तेजी से जो है स्टॉक मार्केट चली है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लगी। अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई है, इंपोर्ट कम हुई है, आपका जो तिजारती खसारा है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस वो कम हो गया है। अब इसके साथ देखें करंट अकाउंट यानी तवाज़ुन अदायगी, यानी आपको बाहर अदायगी करनी है तो रेमिटेंसेस आपकी $3 अरब आ रही है, एक्सपोर्ट आपकी $2 अरब 85 करोड़ आ रही है। तो आपको जो इंपोर्ट है आपकी $5 अरब की, वो इसको एब्सोल्यूट कर रहा है ना। तो आपका जो है पैसे की किल्लत नहीं है इस वक्त। चले जी, कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अशरफ भाई और अयाज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे कुछ स्टूडेंट से और बताएंगे कि उनके क्या ड्रीम्स थे, और जो लोग फिल्म्स पढ़ना चाहते हैं या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब वापस आ गए ब्रेक से, और सबसे पहले जो है वो माल का हाल जान लेते हैं कि आज क्या सूरत हाल है, कि आज क्या सिचुएशन है। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, आज हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181 और कैनेडियन डॉलर है 199 और यूरो है 292 और कुवैती दिनार जो है वो स्किप हो गए, लेकिन फिर हम आपको बता देंगे बाद में। यूके पाउंड जो है वो 354 है, 74 है सऊदी रियाल, और उसके बाद स्विस फ्रैंक जो है 314 और US डॉलर 279। तो कुवैती दिनार जो है वो 900
₹6 का है। तो ये है आज करेंसी रेट्स, और अगर आप एक्सचेंज कराना चाहें या जो भी करना चाहें तो उसके लिए हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अच्छा जनाब, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हमें दो बड़े ज़बरदस्त जो है स्टूडेंट्स, अब तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और वो फर्म के साथ में काम भी कर रहे हैं, फ़िल्म मेकिंग के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, माज और दूसरा खुशनूद अली। तो ये दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड इंडस यूनिवर्सिटी से जो है ये इन्होंने पढ़ा है, स्टडी किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मास, यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको एक राइट डायरेक्शन या कोई प्लेटफॉर्म नहीं समझ में आ रहा होता कि अगर हमने फिल्म मेकिंग करनी है या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई और काम करना है या सिनेमेटोग्राफी या जो भी इस फील्ड के ब्रांचेस होते हैं उसमें जाना है, तो उनको क्या राइट वे करना चाहिए। दूसरा कि क्या वाकई ये करियर मेकिंग है उन लोगों के लिए जो लोग इसमें पैशन रखते हैं, या स्टडी के तौर पे भी जो लोग सिर्फ आते हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है, ये बताइए। बिल्कुल, जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं फिल्म मेकिंग की तरफ, हाँ। उनके लिए मतलब ये ऐसी फील्ड है जो आपको काफ़ी अर्न करके देती है। अब डिपेंड करता है कि आपके शौक पे, अच्छा, कि आपको कितना, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितना इंटरेस्ट लेते हो फिल्म मेकिंग में। तो यहाँ पर कराची में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फिल्म मेकिंग बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। सही। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी इंडस यूनिवर्सिटी हो गई, IVS हो गई, इकरा हो गई, जेबिस हो गई एंड हबीब यूनिवर्सिटी एज वेल। अच्छा। तो ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फिल्म मेकिंग मेकिंग सिखाती हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा ठीक है। आप खुशनूद एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं उस डॉक्यूमेंट्री में जो आप लोगों ने बनाई थी। अच्छा ये बताइए कि आपको पहले तो ये बताएं कि इस आपके जो फील्ड है इसमें लोग शौक से आते हैं, इस वजह से तो नहीं आते कि जी हमारे नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, चलो जी हमें शौक भी है, मूवीज़ देखते हैं तो फिल्म मेकिंग पढ़ लेते हैं। ये पहले तो ये बताएं कि ज़्यादातर जिन लोगों ने आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो वाकई अपने पैशन से आए हुए थे, खुशी से आए हुए थे, या कोई ऐसा होता है कि ठीक है जी मेरा वहाँ पे नहीं हुआ तो मैं यहाँ फिल्म मेकिंग में चला जाता हूँ। पहले तो ज़रा, क्योंकि आप लोगों को बुलाने का मकसद ये कि आप लोग हमारे शो पे अपने दिल की बात करें, मतलब आप लोग उन लोगों को बताएं जो लोग डिसहार्टेड हो जाते हैं या किसी वजह से किसी फील्ड को चूज़ नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है ना वो आप एक मशले राह हैं कि जी देखें ये बैठे हैं सामने जी। ठीक है। अच्छा, इस फील्ड में जो आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एज ए स्टूडेंट बनकर आते हैं, पहले तो वो पैशनेट होते हैं हाँ। फिल्म मेकिंग के। उनके माइंड में पहले से होता है कि अच्छा हमें एज ए डायरेक्टर जाना है, हमें एज ए VFX आर्टिस्ट जाना है, या हम एज ए सिनेमाटोग्राफर जाना है। तो वो अपना इंटर कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट इसी फील्ड में सोच कर आते हैं। ठीक। और जब वो एज ए यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं और जब ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जब उनके पास ये डॉक्यूमेंट्रीज शॉर्ट फिल्म शूट करने का जब उनको मौका मिलता है, तो उनको पता चलता है कि ये फील्ड कितनी वास्ट है, जिसमें फिर उनका इंटरेस्ट और डेवलप्ड होता है क्योंकि उनको सीखने को बहुत मिलता है। सिमिलरली हम भी आए थे बैचलर्स के लिए, तो हमने भी सोचा नहीं था कि इतनी वास्ट होगी ये फील्ड। तो हम गए, हमने सेट कैसे बनता है हमने ये सीखा, डायरेक्शन कैसे होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, टुकड़े टुकड़े करके फिर हमने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखा और फिर अच्छा, हाँ। एक डॉक्यूमेंट्री पर इस तरीके से हमने बनाई। अच्छा, तो कितने इयर्स तक आपकी वहाँ पर स्टडी रही यूनिवर्सिटी में? 4 साल। 4 साल। तो थ्रू आउट फर्स्ट ईयर से ही सारी चीज़ें जो है वो सिखा देते हैं कि आपने ये सब कुछ करना है, और प्रैक्टिकल की तरफ फिर बाद में आते हैं, और फाइनल आपका जो एग्जामिन होता है वो कैसे होता है, एग्जाम्स होते हैं, ज़रा कुछ इस बारे में अच्छा, बताएं। हाँ। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, इसमें हाँ। कोर्स डिवाइड होते हैं। पहले आपको क्या कहते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग भी पढ़ाई जाती है, इसमें आपको मार्केटिंग भी पढ़ाई जाती है, इसमें आपको मीडिया प्लानिंग भी पढ़ाई जाती है, मीडिया बाइंग भी पढ़ाई जाती है, और क्या कहते हैं मीडिया लॉ एंड एथिक्स, ये भी पढ़ाए जाते हैं। फिर फिल्म मेकिंग के हवाले से कोर्स हो गए, कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी टेलिंग, आर्ट डायरेक्शन, हर तरीके के कोर्स जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हैं वो सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं। इसमें फिर उनका एक सम अप होता है, एक एंड होता है थीसिस, अच्छा, जो जिसमें हम एक डॉक्यूमेंट्री या एक अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, उनको पूरे कोर्सेज का सम अप होता है, वो सारी चीज़ें बना के प्रोड्यूस करके दिखाते हैं, जो ज्यूरी होती है, जो जज होता है, उनके सामने हम दिखाते हैं फिर। अच्छा, फिर ये बताएं कि इसमें जो करियर है वो इन्हांस होने के, या जो लोग, ये ज़ाहिर सी बात है हम कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो वो ये देखते हैं ना कि इसमें हमारा करियर है या नहीं है, करियर मेकिंग है या नहीं है, मनी मेकिंग है या नहीं है? मनी मेकिंग बिल्कुल है। हाँ। लेकिन ये है कि जिसका पैशन होता है वो कर लेता है। अच्छा, फिल्म एंड टीवी, क्योंकि बहुत सारे लोग खुशनूद इस तरह से जो स्टूडेंट्स से जो फिल्म मेकिंग में होते हैं उनसे बात करें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डिप्रेस भी हो रहे होते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा जी हमने इसको ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश की थी लेकिन ये हमारा आइडिया नहीं चला। तो एक के बाद एक आइडिया देना, फिर उसके ऊपर काम करते रहना, तो लोग बड़ी जल्दी बोर भी हो जाते हैं, फेडअप भी हो जाते हैं कि अब आई थिंक वी कैन नॉट डू दैट।
इसका बेसिक जो रीज़न वो ये है कि वैसे फ़िल्म मेकिंग में जो है इंडिपेंडेंट अगर कोई फिल्म मेकिंग मेकर बनना चाहता है तो उसके लिए बजट बहुत लगता है अच्छा इंडिपेंडेंट। अगर यूनिवर्सिटीज़ या इनमें ग्रुप्स के थ्रू करें, डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, शॉर्ट फिल्म शूट करते हैं, तो एज अ टीम वर्क हो जाता है। सही इसके अंदर ये है कि टाइम टेकिंग बहुत है। अच्छा ये जो फील्ड है फिल्म मेकिंग, हाँ। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में बजट आपका लगता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट हैं हम, अगर इंडिपेंडेंट कोई फिल्म शूट कर रहे जाहिर है, हैं तो हाँ। ऑब्वियसली उसमें बजट बहुत लगता है। बजट बहुत लगता तो फिर ये कोई भी स्टूडेंट जब ऐसे सोचता है तो स्टार्टिंग में उसको मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो काम करता है तो फिर ये हो तो जाता ये है जो सब। आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है या बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होती हैं, ये वहाँ पर जो है वो मिल सकता है इसके थ्रू अगर लोग इंटरनेशनली अपना आइडिया प्रेजेंट करना चाहें फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, तो ये एक्सेप्टेबल होता है? बिल्कुल। देखें, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है वो अभी हमने कहीं भी पोस्ट नहीं करी है। अच्छा। वो हमने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए रखी है ठीक कि पूरी दुनिया से इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, तो हम उन फेस्टिवल्स में अपनी डॉक्यूमेंट्री भेजेंगे। हाँ। फिर वहाँ से एक विनिंग प्राइज़ भी होती है, अच्छा। सम अमाउंट ऑफ डॉलर्स एंड इस तरीके से ना, तो काफ़ी इसमें मनी मेकिंग है ये चीज़ ना। अच्छा 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 चलें और माज आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि अगर आपका पैशन है, अगर आप इस चीज़ में वाकई में करना चाहते हैं, अपना हाँ। कोई एक मैसेज या कोई भी आप अगर क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं अपने हाँ। फिल्म के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू, म्यूज़िक वीडियोस के थ्रू, तो आई थिंक ये एक आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं यूट्यूब के थ्रू अलग अलग तरीके से। तो आई थिंक ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया माज और खुशनूद हमारे शो पर आए और शेयर किया कि इनकी इस फील्ड में जो है वो कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं और कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं आपको अपने आप को मनवाने के लिए और करियर बूस्टिंग के लिए भी एंड साथ साथ मनी मेकिंग के लिए भी। तो जनाब आज भाव ताव क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं, तो हियर वी गो ना। अच्छा जी, टमाटर हैं 115 रुपये और इसके अलावा आलू की जो कीमत है वो 69 है। अच्छा, लहसुन जो है वो 633 पे चले गए हैं, अदरक जो है वो 380 पे है और इसके अलावा गाजर जो है वो 58 पर है। तुरई आ गई, तुरई जो है वो 46 है उसके रेट आज, लौकी के रेट जो है वो भी 46 हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फूल गोभी 58 है। इसके अलावा खीरा हमारे पास है आज कमिश्नर कराची के रेट के मुताबिक 35, भिंडी है 230, प्याज है 138 और ये हो गया एंड अब जनाब ये तो हमने आपको बता दिए कमिश्नर कराची के वो रेट जो कि आप जा सकते हैं शॉपकीपर के पास और उससे बता सकते हैं कि आप महंगा दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। अब जानते हैं कि मार्केट में क्या रेट है और आवाम किस रेट पर सब्जी खरीद रहे हैं। तो मीर केरियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मीर केरियो, अपडेट कीजिए, क्या हाल है मार्केट में इस वक्त? कराची के इलाके डिफेंस की एक बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मकामी एक सब्ज़ी फरोश का दुकान है जहाँ पर अगर हम सब्जियों की बात करें तो हर रोज़ जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव का सिलसिला हमें देखने में आता है। आज अगर हम बात करेंगे सरकारी और बाज़ारी कीमतों की तो आज भी वाज़ेह तौर पर फ़र्क मौजूद है। अगर हम टमाटर की बात करें तो सरकारी कीमत तकरीबन 115 रुपये है, जो कि मार्केट में ये जो टमाटर आते हैं वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होता है। इसके अलावा अगर हम देखें आलू की बात करते हैं तो आलू की भी जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 69 रुपये फ़ी किलो है, जो कि मार्केट में ये जो आलू आते हैं इसके 2-3 तकरीबन किस्म आते हैं, लेकिन ये आलू मार्केट में है जो है 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसके अलावा अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे हम दिखा दें चलें आपको, तो या मुख्तलिफ जो सब्जियाँ हैं उनकी भी हम कीमतों की अगर बात करेंगे तो अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन की जो सरकारी कीमत है तकरीबन 633 रुपये है और जो मार्केट में इसकी तकरीबन कीमत है वो तकरीबन 700 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अदरक की तो अदरक भी तकरीबन 633 रुपये है। ये इसकी जो कीमत है तकरीबन अगर मार्केट में बात की जाए तो 228 रुपये इसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में ये भी 450 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे दीगर जो सब्जियां हैं, भिंडी की अगर बात करें इस तरफ भिंडी पड़ी है, भिंडी अगर बात की जाए तो तकरीबन इसकी भी कीमत जो है जो बाज़ारी कीमत है वो मुख्तलिफ है और जो सरकारी कीमत है इस भिंडी की वो भी मुख्तलिफ है। अगर भिंडी की बात करें तो 230 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जो कि मार्केट में 280 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दीगर जो सब्जियां हैं, गाजर की अगर हम बात करें
तो गाजर भी यहाँ पर मौजूद है। गाजर की बात करें तो 58 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत है, ये लाल वाली गाजर। और मार्केट में तकरीबन ये भी 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। तो मुख्तलिफ जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। सब्जी फरोशों का ये मौक़िफ़ है कि कीमतें जो है मंडी की बुनियाद पर तय की जाती है। जी तो जनाब, ये आपने जाने सब्जियों के हालचाल जो कि इस वक्त मार्केट रेट है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक और ज़बरदस्त गेस्ट से। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में हम वापस आ गए हैं और आज हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है कि माशरे की तामीर और तरक्की में ख़वातीन किस तरह अहम किरदार अदा कर सकती हैं और कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं ख़वातीन। और पूरे माशरे में अगर देखा जाए तो ख़वातीन की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मखदूम बिलावल, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और नुसरत लगारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन विमेन सपोर्ट नेटवर्क और प्रेसिडेंट है NRP विमेन विंग की। तो आप दोनों को शो में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मखदूम, अभी जिस तरह से ये ओवरऑल सिनेरियो है या हमारा जो माशरा है, इसमें अगर हम ख़वातीन का जिक्र करते तो डेफिनेटली जिक्र करते ही हमारे जहनों में ये बात आ जाती है कि भाई ख़वातीन इस माशरे में जो है वो सबसे ज़्यादा अहम अहमियत की हामिल है और उनके बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तो ज़रा थोड़ा सा इस आज की जो हमारा टॉपिक है, सेशन है, इसको थोड़ा सा इस थीम को एलिब्रेट करें। अच्छा, व्हाट एक्चुअली आई थिंक कि वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सही, मतलब एक औरत जो है वो, अगर मैं बात करूँ, माँ के रूप में आती है तो इंसान के लिए जन्नत का ज़रिया है। सही, अगर वो बहन की सूरत में आ जाए तो वो दुआओं का ज़रिया है। सही। बीवी की सूरत में आए तो बेहतरीन सपोर्ट है। मतलब चाहे वो आपकी जो है ना घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए हो, आपकी इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, तो इस मामले में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें। फिर एक और हकीकत भी है जो मैं भी मानता हूँ, वो ये है कि अगर कोई मर्द भी मुआशरे की तरक्की में या उसकी जो है ना वो खुशहाली के लिए काम कर रहा है, वो भी पीछे एक औरत की ही वजह से है। क्योंकि इंसान के लिए जो सीखने का सबसे पहला जो है ना वो, मतलब मैं बोलूँ कि तरीका होता है या पहली दरसगाह है सीखने का अमल शुरू होता है, वो माँ की गोद से ही शुरू होता है। तो ये एक हकीकतों की बुनियाद पर जायज़ा लेने के बाद किसी ने स्टेटमेंट दी कि अगर एक वालिद है, बाप है, वो बदकिरदार है तो उसकी औलाद अच्छी हो सकती है क्योंकि उसकी माँ अच्छी है, वो उसकी तरबियत करेगी। सही। तो कहने का मतलब ये है कि औरत की अगर मैं बात कर रहा हूँ या समझाना चाहूँ कि भाई मुआशरे की तामीर या खुशहाली में किस तरह से उसका किरदार है, तो आप ये समझ लें कि घर के हालात को वो किस तरह से लेकर चलती है। अगर अल्लाह ना करे मतलब आज ममा अनअवेलेबल है और जो है ना वो उनकी तबीयत ख़राब है, घर के हालात किस तरह से हो जाते हैं, उसके हालात को मैनेज करने के लिए जैसे एक औरत रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है, वैसे मुआशरे से अगर उस औरत को निकाला जाए तो मैं नहीं समझता कि मुआशरा तरक्की या खुशहाली की तरक्कियाँ जो है ना वो मनाजिल तय कर सकता है। सही। अच्छा नुसरत लगारी, आप क्या इसके ऊपर ऐड ऑन करना चाहेंगी? मैं मखदूम साहब की वही बात थी कि बेटी, माँ, बहन, दोस्त, तो मैं उसी चीज़ को एक मतलब एक नज़म के तौर पे बताना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैं बेटी हूँ तो एक रहमत हूँ, बहन हूँ तो एक दुआ हूँ, बीवी हूँ तो रूह का सुकून हूँ, माँ हूँ तो एक जन्नत हूँ, दोस्त हूँ तो एक राजदार हूँ, क्योंकि मैं रहमत बेमिसाल हूँ। वाह, राइट। ये है औरत का किरदार माशरे में। मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है वो आप देखें औरत से हो रही है। हाँ, एक बच्चे को वो जन्म देती है, उसकी तरबियत करती है, एक बेटी होती है, बाप के लिए वो शफ़क़त होती है, राइट, बाप की शफ़क़त की हकदार होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो माशरे में एक खातून का, एक औरत का किरदार जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उसमें कहा कि कायदे आज़म ने फरमाया कि दो चीज़ें जो हैं, कलम की ताकत और तलवार की ताकत, उन्होंने कहा कि तीसरी जो ताकत है वो औरत की ताकत है। ठीक। तो वो हमें पहचानने की ज़रूरत है। सही। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से। सही। जो औरत की ताकत है वो आपको बहुत आगे ले जाती है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मखदूम, थोड़ा सा अगर इस गुफ्तगू को हम इस तरह से करें कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ ख़वातीन का माशरे में आम किरदार तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक रवैया आम है कि ख़वातीन की जानिब से या बहुत सारे लोगों की जानिब से इस तरह से कहा जाता है कि अगर आप मगरिब की ख़वातीन को देखें
तो कंपैरेटिवली हमारी ख़वातीन जो हैं वो कहीं पीछे नज़र आती हैं, या फिर जो है हमारे यहाँ जो सोसाइटी उनके साथ बिहेवियर करती है, लाइक 10 तरह के मामलात होते हैं। अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो उसके हवाले से दीगर चीज़ें सामने आती है, या फिर कोई किसी भी फील्ड में तरक्की कर रही है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसको स्ट्रेस में रखती है या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये थोड़ा सा इस अच्छा, हवाले से बताएं। हमेशा इस मामले में यही कहता हूँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है मैं उसकी बेसिस पे बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रियलिस्टिक, लाइक हकीकतों सही, की बुनियाद पर हाँ। चीज़ें। देखिए, हर मुआशरे में सही भी होता है, गलत भी होता है। ठीक। सवाल इतना है कि हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज़ है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, एशियन कंट्रीज़ में औरत को जो भी चीज़ें मतलब सामने आती हैं उसको सबसे पहले रिलीजियस बेस बनाया जाता है, चाहे वो मुसलमान से रिलेटेड हो, हिंदुज़म से रिलेटेड हो, या कोई भी मज़हब हो दुनिया का। उस वजह से उनको ये चीज़ जो है ना वो बड़ी जो है वो मतलब सामना करना पड़ता है या उनको ये तकलीफ़ होती है। और दूसरा ये है कि जो औरत के साथ हमारे मुआशरे में होता है सेम चीज़ बाहर भी होती है। सही। बस उनके लॉज कुछ ऐसे हैं कि कोई भी आकर इंडिपेंडेंटली इन तमाम चीज़ों पे बात नहीं कर सकता। अच्छा। हमें पता नहीं चलता, होता वहाँ भी है। सही। मतलब हरासमेंट के केसेस, असॉल्ट की बात करें, हर जगह की बात करें तो वहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती है। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि मेरे बाबा अक्सर एक कहा करते थे कि मखदूम, हमेशा मैं जब मर्द और औरत के बीच में बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइक शरई और हमारे सोशल समाजी इक़दार हैं, तो एक औरत जो है वो एक डायमंड की तरह होती है। ठीक। एक जो मेल होता है, बेटा होता है, या फिर जो ना मर्द होता है, वो एक कोयले की तरह होता है। तो डायमंड पर अगर एक भी खराश आ जाए तो सबसे पहले वो नज़र बड़े अच्छे से आ जाती है, दूर से बंदा उसको देख सकता है, देख सकता है। दूसरा, उसकी मार्केट में वैल्यू गिर जाती है। कोयला होता है, आप कितनी भी उस पर खरोच लगा दो, कैसे भी कर लो, वो कोयला ही रहेगा, उसकी जो मतलब है ना वो वैल्यू मार्केट में वो चीज़ नहीं गिरेगी। अब इस चीज़ को जब मैं मद्देनज़र रखता हूँ तो हमारे मुआशरे में क्या होता है, अगर हम अपनी औरतों को हद से ज़्यादा या जितना वो डिज़र्व करती है उतनी मतलब इंडिपेंडेंस दे दें। ये वाली जो बातचीत हो रही है ना, इसमें बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको बड़े खुद भी जो है ना वो एतराज़ होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जी ठीक है हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम मुल्क से बाहर होते, अमेरिका में होते, यूरोप में होते तो इस तरह नहीं होता। बट पर्सनली आई बिलीव, मतलब मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा महफूज फील होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी मैं अगर रास्ते में कहीं खड़ी हूँ, गाड़ी ख़राब हो गई है या मुझे इन ड्राइव करनी है या दीगर इश्यूज़ हैं और मुझे प्रॉब्लम होती है, तो 4-5 लोग आ जाते हैं और हेल्प के लिए पूछते हैं, इनफैक्ट जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। तो मुझे तो जहाँ पर हमारे माशरे में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, जाहिर है अच्छाई बुराई हर जगह होती है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने अपने साथ कभी इस तरह के मामला नहीं देखे, चाहे मैं कहीं भी स्टक हूँ। हमारे लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ ऐसा है क्योंकि हम भी काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर आपको ऐसे देख लिया तो एक दो बंदा अप्रोच भी करेगा, जेन्युइन वे में वो आपकी हेल्प भी करेगा। वहाँ आपकी हेल्प उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक आप मांग नहीं रहे हो। और वो भी ऐसा है कि अगर बंदा खुद को फील करेगा कि यार हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात की मखदूम ने। मैं नुसरत लगारी आपसे इसके ऊपर ज़रूर जो है ना वो बात करना चाहूँगी कि जिस तरह मखदूम ने कहा कि अगर आप मुल्क से बाहर कहीं स्टक हो गए, कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक आप मदद के लिए नहीं कहेंगे nobody will come to help you। मगर अगर यहाँ पर आप खड़े हुए, अकेले खड़े हुए, किसी स्टॉप पर हैं, किसी मार्केट में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपके चेहरे की परेशानी से ना 4 लोग आके पूछेंगे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग कि इन आवर कंट्री। मैं एग्री करती हूँ आपकी हर बात से, लेकिन एक और बात मैं बताऊँ, देखिए वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हियर, राइट? हाँ। वहाँ पे कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस है, वहाँ पे वुमेन के कुछ और जो है ड्यूटीज़ हैं, कुछ और उनके जो हकूक़ हैं वो डिफरेंट हैं। इवन दो मर्दों से ज़्यादा औरतों को हुकूक हासिल है वहाँ के, जो राइट्स जो हैं हमारे ख़वातीन के ज़्यादा हैं। लेकिन अब्यूज़ फिर भी ख़वातीन होती हैं, उनकी इतनी मजाल नहीं होती कि वो अपने लिए लड़ सकें या कर सकें। बहुत सारी जगहों पे इस तरह से हैं। और ये सही बात कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में जितने महफूज होते हैं हम बाहर इतने महफूज नहीं होते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर रहती हूँ लेकिन मेरा दिल, मेरी रूह आज भी पाकिस्तान में बसती है। हाउ स्वीट। वैसे दैट्स वेरी ट्रू। अगर मैं ये चाहूँगी कि मुझे जब भी मौका मिला मैं अपने मुल्क में वापस बैक करूँगी। कि मतलब कुछ भी है, आप अपने मुल्क में जो एक मोहब्बत मिलती है ना, वो मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपना मुल्क, अपनी कंट्री होती है। बस बिजली का मसला हल कर दें, थोड़े से टैक्सेस का मसला हल कर दें, पानी का मसला हल कर दें, गैस का मसला हल कर दें,
ट्रस्ट मी, हमने कहीं नहीं जाना, हम वैसे भी कहीं नहीं जा रहे हैं इन सारे मसलों के साथ यहाँ पर बैठे हुए। हमें अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से वाकई बहुत प्यार है। यहाँ मेरे शो पे जितने लोग आते हैं मुल्क से बाहर से आते हैं, और वो जब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह से वो इमोशनल होते हैं अपने मुल्क के लिए। तो वाकई हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क में जो ये अच्छा ये ना बस मेगा यही सोच इश्यूज के है हम- ना, हाँ, यही ये सोच बड़े के हम सारे भी कुछ issues हेल्प हैं। करना हाँ। चाहते हैं अपने मुल्क के लोगों की, अपने मुल्क की। मैंने अभी आपको बताया जैसा मेरी अपनी चलिए जी, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और बात यही हो रही है कि हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल हों, लेकिन उसके बावजूद भी वी चूज टू लिव हियर बिकॉज वी लव पाकिस्तान। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे और ढेर सारी बातें, और उन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी बात करेंगे जो कि अक्सर शिकायत भी करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जिसे देखकर अफसोस भी होता है। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो इस वक्त हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन की माशरे में जो अहमियत है और वो कितनी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, इस हवाले से हम बात करें। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करते हैं पोलियो कैंपेन के हवाले से। तो कौमी ज़िली इंसदादे पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज़ 16 दिसंबर से यानी आज से शुरू हो चुका है, और चारों सूबों जो हैं उनके 143 अज़ला इसमें शामिल हैं। और इस हवाले से जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 22 दिसंबर तक ये कैंपेन जारी रहेगी, और वो तमाम तर लोग जिनके घरों में ये बच्चे हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो ज़रूर मेक श्योर करें, वालिदैन पेरेंट्स, के अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि वो बच्चे जो है वो इससे महरूम ना रह जाएं, क्योंकि अब दोबारा से पोलियो पाकिस्तान में जो है वो सर उठा रहा है। अच्छा जनाब, इसमें जो सिंध के 30 अज़ला हैं वो शामिल हैं, बलूचिस्तान के 36, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के 36, और पंजाब के 36 अज़ला, और इस्लामाबाद समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5 अज़ला में जो है ये पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। और मुहिम के दौरान तकरीबन 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं वो इस पोलियो मुहिम का हदफ है कि उनको हदफ मुकर्रर किया गया है कि उनको ये जो पोलियो के कतरे हैं ये पिलाए जाएंगे। तशवीशनाक हद तक जो है इन केसेस में इजाफा हो गया है, और हमें डेफिनेटली इन बच्चों के लिए भी और इनकी सेहत के लिए भी इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। तो ज़रूर ये आपने जो है ये करना है, और ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर बच्चे ने कल चलना है। तो मेक श्योर करें कि कोई भी बच्चा 5 साल से कम उम्र का हो तो वो कहीं इस पोलियो कैंपेन से महरूम ना रह जाए। अच्छा, हमारे साथ मखदूम और नुसरत लगारी जो हैं वो बैठी हुई हैं। अच्छा नुसरत, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ख़वातीन का जो किरदार है, या ख़वातीन के साथ जो एक ओवरऑल जो सारे भी सिनेरियो होते हैं, उसमें एक जॉब जो उनको मिलती है, या जॉब सिक्योरिटी जो होती है, या जो उनका एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनकी एजुकेशन होती है, जो उनका तालीम, जिसको कहते हैं ना, तालीम आपका हथियार भी होता है और जेवर भी होता है, और तालीम से आप दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, टैलेंटेड लड़कियां मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन उस तरह से उनको जॉब के मौक़े या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इस हवाले से आप कुछ बताएं कि आप जिस शोबे से मुंसलिक हैं वहाँ पर कुछ इस हवाले से इक़दाम हो रहे? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना आपका। बिल्कुल यही है, मैं इसी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर आई हूँ। एक्चुअली NRP के थ्रू हम जो है जॉब प्लेसमेंट यहाँ पर अपने मुल्क के लोगों के लिए ला रहे हैं। सही। मैं स्पेशली ख़वातीन के उस पर काम कर रही हूँ फील्ड पर, तो ख़वातीन के एम्पावरमेंट पे। तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी ज़रूरत है वो हम ख़वातीन के से ही फुलफ़िल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को हम आगे लाएँ। देखिए, बात आपने की टैलेंट की, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ख़वातीन किसी भी शोबे में किसी भी मर्द से कम नहीं हैं। ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं। अगर आप लीडरशिप पे लेकर जाएं, ख़वातीन में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अगर आप उनको मतलब एजुकेशन के हवाले से देखें, एजुकेशन में माशाल्लाह वो बहुत अच्छी, आजकल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये बात है। इसी तरह से हमें भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपने माइंड को सेट कुछ चेंज करना होगा। हम पहले ये सोचा करते थे कि सिर्फ मर्द जाकर बाहर मुल्कों में कमा सकते हैं, ख़वातीन नहीं कर सकती। मेरा नज़रिया अगर आप पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि बनिस्बत मर्द के ख़वातीन का बाहर जाकर कमाना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सही। क्योंकि वो अपने वालिदैन की, बहन भाइयों की, सबकी सिबलिंग्स की सब कुछ कफ़ालत करती है। मतलब बेटी जो होती है ना, वो एंड तक पेरेंट्स के साथ रहती है। बेटे कम से कम शादी करके जो है वो अपनी बीवी के साथ सेटल्ड हो जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट इस वक्त बना हुआ है, राइट।
बुरा मत मानिएगा मखदूम। मैं नहीं, ये ओवरऑल बात सुन ही जनरल नहीं बात कर रही हूँ। मैं ओवरऑल जनरल बात कर रही हूँ, मतलब ये होता है। और इसी तरह अगर एक खातून जाकर वहाँ पर शादी कर लेती है, सेटल हो जाती है, एक सही। और कम्युनिटी आ जाती है, लेकिन सही। आप ये देखें कि वो जो है अपनी फैमिली को यहाँ सपोर्ट करेगी, यहाँ की इकॉनमी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा उस चीज़ सही। का, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना वो वालिदैन के लिए हमेशा केयरफुल रहती हैं, हमेशा, हमेशा बिल्कुल, होती हाँ, हैं, हमेशा। चाहे वो जितनी भी बड़ी हो जाए, दूसरे घर चली जाए, अपनी उनकी औलाद हो जाए, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए वही दर्द रखती हैं कि नहीं उनको हमने संभालना उनको है, हमने संभालना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर और मैं यही चाहूँगी, और ख़ास तौर पे हम हेल्थ केयर पे प्रोग्राम करें, हाँ। हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट हमारे साथ है कि बाहर जो है बाहर ममालिक में हाँ। इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, सही। तो क्यों ना वो शिद्दत हम अपने लोगों से पूरी करें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दूसरे हमारे मुल्क ममालिक में के लोग टैलेंट की, बिल्कुल। हमारे मुल्क में टैलेंट की तो कमी नहीं है। मखदूम, ऑब्वियसली आप खुद भी मतलब मेडिसिन की फील्ड से हैं, तो आपको खुद भी पता है कि आपकी क्लास में भी जितनी इंटेलिजेंट जो है वो लड़कियां होंगी, आपकी दोस्तें होंगी, ज़्यादा ही क्या? होती हैं। हाँ, बल्कि ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं, और ज़्यादातर जो है वो फिर स्पेशलाइजेशन करती हैं। यही वो डॉक्टर्स होती हैं जिनका दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती हैं। तो आप क्या इस हवाले से कहना अच्छा, चाहेंगे? सबसे पहले तो चूंकि एक बात हो रही है कि मुआशरती तामीर में औरत का क्या किरदार होता है, तो अभी आपने पोलियो से रिलेटेड बात की, तो पहले मैं उससे जो है ना वो Sure, स्टार्ट sure, करना चाहता sure. हूँ, Yes. फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा। सबसे पहले तो देखिए कि औरत जो होती है उसका सबसे पहले जो मुआशरती तामीर में रोल होता है वो होता है केयर गिवर का ना। सही। आप मतलब एक सेहतमंद माँ है तो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी, सेहतमंद बच्चा होगा तो वो आगे मुआशरती तरक्की और उन तमाम चीज़ों में एक अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ होता है। सही। तो पोलियो से ही बात करते हैं, तो देखें आजकल जो हमारी माएँ हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर ये बात कर रहा हूँ, पोलियो में कोई भी इस तरह का, मतलब एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हाँ। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो बातें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक जो है ना गलत मिथ्स है, मैं जिसे कहूँगा कि वो शक व शुबात होते हैं कि इसमें कोई और चीज़ मिलाई हुई है, वो हमारे बच्चे को नुकसान दे सकती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वैक्सीन का काम क्या होता है कि एक जो है ना वो वायरस होता है, हम उसको डीएक्टिवेट करते हैं, मुर्दा करते हैं, मुर्दा करने के बाद उसमें डालते हैं, फिर जब बच्चे की बॉडी में वो जाता है तो अल्लाह ने कुव्वत मुदाफ़ियत रखा होता है, जिसको हम टी हेल्पर सेल्स या बी सेल्स कहते हैं। ये ऐसे समझिए पुलिस ऑफ द बॉडी है, सही। अल्लाह ने खुद कुव्वत मुदाफ़ियत बॉडी में रखी हुई है। होगा क्या कि वो जब बच्चे के पेट में जाती है वो वैक्सीन, तो उसके बाद वो वहाँ पे बोल देगी कि ये वाला वायरस मुआशरे में आम है, क्योंकि वो वायरस डीएक्टिवेटेड होता है, मुर्दा होता है, नुकसानदा तो नहीं होता, लेकिन अलबत्ता बॉडी हमारे लिए उसके खिलाफ अपने जो है ना वो जैसे दिफा वाली चीज़ होती है। आम अल्फाज में बोलूँ, अगर पता चले कि भाई जंग होने वाली है और मुल्क को पहले पता लगे, तो वो पहले ही वो उसके खिलाफ जो है ना वो चीज़ें बनाना शुरू कर दी। ऐसी बॉडी उसके खिलाफ जो है वो अपने सेल्स बनाना शुरू कर दिए। फिर एक्चुअल वायरस जो कि पोलियो वायरस जब बॉडी पे अटैक करता है, तो अल्लाह ने जो हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत का एक सिस्टम रखा हुआ है, वो क्या करती हैं, उसके खिलाफ लड़ती हैं और वो उस वायरस को ख़त्म कर देती हैं। इन शॉर्ट ये है कि नुकसान तो 1% के बराबर भी नहीं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना ये हमारा ही असासा है। एज अ डॉक्टर हम अगर जानबूझ के उनको गलत चीज़ बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि कल को यही चलकर हमारे मुआशरे की तरक्की और उसका बायस बनेगी। बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं, हमें जो है ना वो इस मामले पे ये बात समझनी चाहिए कि औरत को ये वाली है कि सेहतमंद माँ का अब यही है कि आपने अपने बच्चे को वो पोलियो की वो सब चीज़ें पिलानी है। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर ने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, आबिद रजा है मेरा नाम। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? बस यही जो आपका टॉपिक है ख़वातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से, जी। इसमें देखिए ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने में हुकूमतों का और हमारे माशरे का बहुत बड़ा हाथ होता है। आबिद, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़वातीन का किरदार है, मुआशरे में ख़वातीन का क्या किरदार है, क्या अहम किरदार अदा कर सकती हैं, इस हवाले से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ख़वातीन का किरदार तो देखिए हर रिश्ते की वजह से ही ख़ानदान चल रहे हैं, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, जो भी ख़वातीन जहाँ भी होती हैं उनसे रौनक होती है और उनकी बड़ी बरकतें होती हैं। बहरहाल तो इस पूरे हम ख़वातीन की अगर बात करें तो जब तक हम उसे एजुकेट नहीं करेंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। फिर एजुकेशन के बाद दूसरा मरहला आता है उस एजुकेशन का फ़ायदा, उस एजुकेशन के बाद उसको इस बात का हक़ देना कि वो सर्व करे माशरे को। देखिए बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स ख़वातीन की शादी के बाद समझते हैं कि हम घर बैठ जाएंगे और डॉक्टर बनने का मकसद ये था कि एक और डॉक्टर से शादी कर लेंगे। दैट्स नॉट द पर्पस। राइट। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू सर्व। देखिए ना, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ स्टाफ में ख़वातीन होती हैं
और अब तो इतना ज्यादा अवेयरनेस आ गया है कि उनको प्रमोट करना चाहिए हमें। वो ऑलरेडी एनकरेज है, वो ऑलरेडी एजुकेटेड है। सही। अब मर्दों को, खासतौर पे बाप को, भाइयों को इस बात को प्रमोट करना है जी। कि हमारी बहन ने जो कुछ पढ़ा है उसकी तालीम के हिसाब से हम इसे मुलाजमत करने दें, राइट। उसको सर्व करने दें, राइट। उसकी जिंदगी में शौहर जो है फैसिलिटेट करे। जो तनख्वाह ला रही है उसमें 2 मासियां रखी जा सकती हैं। तो ये कहना कि औरतें सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है, ये इंतहाई ठीक है, बहुत फजूल अच्छी और बात की पुरानी आपने आबिद, बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए। आपके जो व्यूज़ हैं वो हम तक आ गए हैं और वो यही कह इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि जो ख़वातीन हैं उनको उनकी तालीम के Opportunities अकॉर्डिंगली दें। पढ़ने दें। और बड़ी अच्छी एक उन्होंने बात भी की जिससे मैं मतलब अग्री करूँगी कि अगर वो अच्छी अर्निंग्स करेंगी तो उससे घर में वो 2 काम करने वाले ऐसे हेल्पर्स भी रख हाउस हेल्प भी रख सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और घर वालों को भी इनफैक्ट फ़ायदा हो सकता है। जी। तो बस मैं उसमें यही वाली बात कर रहा था कि एज अ केयर गिवर आपकी सबसे पहले एक औरत की ये जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखे। और जिस तरह से हमारे यहाँ गवर्नमेंट अगर आगे चलकर इसमें इनिशिएट ले रही है तो हमें भी उनको जो है ना वो एक औरत को चाहिए कि वो इसमें वो भी सपोर्ट करे। दूसरे आपका ये सवाल ये था, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल ये है कि मैं आपको थोड़ी सी फिगर में भी अगर चीज़ें बता दूँ तो हमारे यहाँ 70% गर्ल्स होती हैं मेडिकल में, 30% जो है ना वो बॉयज़ होते हैं। राइट। बट आगे चलकर ऐसा होता है कि फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं या मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो आजकल थोड़ा रेशो ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर वो रेशो ऐसे हो जाता है 50/40 यानी 60/40 यानी 60% जो है ना वो मेल काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें 40% गर्ल्स आ रही हैं। अभी का मैं रेशो की बात कर रहा हूँ तो उस पर भी ये जो कॉलर की थी मैं उस पर भी ये चीज़ें करूँगा। अगर आप अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहे हैं तो वुमेन इज अ बेस्ट केयर गिवर ना, वो आपके उसमें हो सकती है। और हेल्थ में हमें बस मोस्ट ऑफ द टाइम फिर यही होता है ना कि वो शादियां हो जाती हैं उसके बाद फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो अपनी अर्निंग से 2 बंदे इस तरह से ला सकती हैं और उसके बाद भी काम कर सकती हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है। और ये मेरी दोस्त के जो फादर थे उन्होंने भी मुझे किसी वक्त में जब मैं MBA कर रही थी तो उन्होंने यही बात मुझे कही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नुसरत अगारी और डॉक्टर मखदूम हमारे साथ मौजूद थे और आज बड़ा ज़बरदस्त हमारा सेशन रहा। और इस तरह के जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ में शेयर करें, आपको बताएं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेट हों और आप भी जो शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमें कॉल भी कर सकते हैं शो में या वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, कहीं नहीं जाना आपने। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो हमारे साथ इस वक्त राहिल मौजूद हैं, बिल्किस आपा मौजूद हैं और जब ये दोनों मौजूद हैं तो फिर हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे और पूछेंगे कि जनाब स्किन केयर कैसे की जा सकती है सर्दियों में। सबसे बड़ा मसला वो जो मैं बात करी थी कि ड्राई हो जाती है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र भी लगा लें और कितनी भी उसकी जो है ना वो आप ऑयलिंग कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद दोबारा से ड्राइनेस पॉपअप हो जाती है और फिर वही इशू। तो कितनी दफ़ा मतलब फिर ये होता है कि बस सर्दियों में क्या आप मॉइस्चराइज़र लगाते रहें, यानी रिलीफ तो मिले ना आपको, वो रिलीफ नहीं मिलता हो मेरा। अच्छा देखिए, पहली बात है कि सर्दी हो गर्मी, अगर जैसे लाइक अगर मेरी स्किन है वो तो पूरा साल ड्राई रहती है। अच्छा। तो मैं तो हर वक्त ही मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। ओके। अब स्किन के ऊपर अब बहुत से लोगों की गर्मी में बहुत ऑयली होती है, सर्दी में ड्राई हो जाती है, तो वो सोचते हैं शायद मॉइस्चराइजर एक दफ़ा लगाना। ऐसा नहीं है। जितनी दफ़ा पानी लग रहा है उतनी दफ़ा मॉइस्चराइजर लगेगा। सही। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा फेस वॉश नहीं करना चाहिए। अच्छा। ट्वाइस अ डे टू मच है। आपने सुबह दिन में एक दफ़ा कर लिया, मतलब सुबह उठने के 1-1.5 घंटे के बाद, ताकि आपका नेचुरल ऑयल बैलेंस हो जाए। देन आपने वॉश कर लिया और उसके बाद आपने एक दफ़ा रात को कर लिया या इवनिंग में कर लिया। सही। आप हर घंटे बाद अगर फेस वॉश या साबुन से मुंह धोएंगे तो आपका नेचुरल ऑयल ड्राई होता चला जाएगा और वो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाएगी। सही। तीसरी चीज़, अगर स्किन किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, खासकर इन विंटर सीजन, तो हमें कहते हैं मॉइस्चराइजिंग करनी है, हाइड्रेट रखना है। उसके लिए सिर्फ लगाना नहीं, पीना खाना भी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी बताया, यखनी हो गई है, आपके बहुत सारे ग्रीन टीज़ हैं, स्मूदीज़ हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। और आप मिल्क का इस्तेमाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही तो सिंपल मॉइस्चराइज़र काम नहीं करेगा। आपने यूरिया बेस लेना है, ठीक है, या बाम, रिच बाम्स जो होती हैं वो लगाने, ताकि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके अंदर तक जाके उसको मॉइस्ट रखें। सिर्फ आपने एपिडर्मिस को चिकना नहीं करना है, आपने अंदर तक जाके जो ड्राइनेस है उसको क्योर करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर जो भी चीज़ लगा रहे हैं, तो बाम है, यूरिया बेस है, वो आप लगा रहे हैं तो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है। देन उसको थोड़ा सा टाइम देंगे मसाज करने में। तो जब एक दफ़ा भी आप इस तरह से लगा लेंगे
और दूसरी चीज़ डैम्पन बॉडी के ऊपर, सीली गीली बॉडी के ऊपर जब लगाएंगे तो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी जल्दी होगा और लॉक भी जल्दी होगा। सही। तो वो आपको बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्किस साहब आप बताएं। जी बिल्कुल सही बात है, इसी तरह करना चाहिए। आम इंसान के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे घर में चीज़ें हैं तो आपने क्या करना है कि कोकोनट ऑयल और कलौंजी का तेल मिक्स करके रख लें। अच्छा। लगाने से पहले थोड़ी सी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ करें अपने चेहरे की। जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ करने के लिए एक तरीका ये है कि आप ठंडे पानी का स्प्रे करें, उससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत तेज़ हो जाती है ना एकदम से सर्दी में आप ठंडे। बिल्कुल। लेकिन ये कोई वो एस्थमिक पेशेंट ना करे जिसको बहुत ज़्यादा नज़ला जमा हुआ है, वो ना करे। तो ये भी ना करें। इसका दूसरा तरीका है कि गर्म पानी में टॉवल को निचोड़ कर वो आप अपने चेहरे, उससे भी आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज होती है। अच्छा। जब आपकी सर्कुलेशन गर्म पानी में टाल को निचोड़ के तो फेस पे लगा लेना। बिल्कुल रखें। हाँ। तो उससे क्या होगा, आपकी सर्कुलेशन 1-2 मिनट तक रखें या 1-2 मिनट तक। 1-2 मिनट तक जब आपने रखा तो आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज हुई। उस पे आप जो भी चीज लगाएंगे तो वो एपिडर्मिस से डर्मिस पे जाने में आपकी मदद करेगी। राइट। ठीक है, डर्मिस तक तो नहीं जाएगी, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। मतलब कि आपकी स्किन को बेहतर करने में आपकी मदद करेगी, स्टे ज्यादा करेगी। अच्छा, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं बाबर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे दोनों पैनलिस्ट से ये पूछना था कि सर्दियों में अक्सर ये होता है जो बच्चे जिनका सीना कमज़ोर होता है जी, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनका सांस बहुत तेज चलने लगता है और नज़ला जुकाम इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं उनको। तो उनके लिए कुछ बताएं कि वो कुछ सजेस्ट करें कि वो क्या, उनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं और किन चीज़ों को ना खिलाएं ना पिलाएं, क्या एहतियात करें। ठीक है जी, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया है। सर्दियों में जो छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा देखिए, सबसे पहले सर्दियों में टोमेटो केचप और केला नहीं देना। अच्छा। इस पे मेरी बड़ी बहस हुई है। अच्छा। ठीक है, बहुत दफ़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट आते हैं। हाँ। बहुत सालों से, मुझे तो 15 साल 15+ ईयर हो गए। हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ प्रैक्टिकली केला नहीं देना। अब रिसर्च भी ये कहती है कि अगर बनाना थोड़ा कच्चा है तो वो सीने को जकड़ता है। सही। तो बनाना तो बिग नो है। अच्छा। सर्दियों में अब बनाने की जगह आपने क्या देना है, आप थोड़ा सा सेब को हल्का सा गर्म करके ना, जैसे गर्म पानी में डिप करके निकाल के वो दे दें आप। बलाई के साथ जो है ना आप उसको वो दे सकते हैं, पोटैटो दे सकते हैं ये सब। और यखनी रोज़ाना बच्चे को दें। अच्छा। प्याज, अदरक, लहसुन, काले मिर्च, सही है, सही। और हल्दी डालकर यखनी बनाएं। और उसी चिकन स्टॉक या किसी भी, मतलब अगर आपने मटन लिया है तो बहुत बेहतर है, उसी स्टॉक में उनका खाना बनाएं। ठीक। बच्चों को हमेशा कुनकुना गरम मिल्क दें। हाँ। और कुनकुना गरम ही खाना दें। ठंडा खाना बच्चों को नहीं खिलाएं, उनकी शुरू से आदत डालें। और सर्दियों में उनके कान ढके हुए होने चाहिए, उनके पाँव ढके हुए होने चाहिए। हाँ। ठीक है, ये दो। और एक तेल बना के बच्चों के लिए रख लें। आपने क्या करना है, 1 कप सरसों का तेल लेना है, 1 लहसुन पूरा लेना है, उसको चॉप कर लेना है। सही। यानी एक जवा नहीं, मैं पूरे लहसुन की बात कर रही हूँ। सही। 2 चम्मच आपने अजवाइन लेना है, 5 ग्राम आपने हींग लेना है। ठीक। लहसुन और सरसों का तेल साथ आपने गर्म करना है। ठीक। जब लहसुन जैसे हो जाते हैं ना ब्राउन, जी जी, चूल्हा बंद कर दे, अजवाइन डाल दें, हींग डाल दें। ठीक। उसके बाद उसको हींग को डिसॉल्व होने दें। आपका मैजिकल ऑयल तैयार हो गया। ठंडा करके छान लें। बच्चों के तलवों पे, कमर पे और सीने पे ज़रूर लगाएं। सही। और कमरे में ऐसा करना है, जैसे नाम नहीं ले सकते लेकिन हर कोई जैसे लगा लेता है ना, वो पानी में डाल के मतलब उसको स्टीम दे। ऐसा कमरा बंद करके, जैसे पुराने ज़माने में पतीलों में डाल के स्टीम देते थे, वैसा। ऐसा नहीं कि बच्चे को जला दे, स्टीम देने थोड़ा सा फासला रख के दूर करके। नहीं, बच्चा सो जाए नीचे रख लें। अच्छा। पतीला गरम करके नीचे रख लें, कमरा बंद कर लें। तो उससे उनकी नॉस्ट्रल वगैरह सारी खुली हुई होगी। नॉर्मल सलाइन ड्रॉप बच्चों के नाक में लाजमी डालें। ठीक। और नर्सिंग मदर जो है वो बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल सलाइन ड्रॉप डालें ताकि उनकी नाक खुली रहे। सही। तो और अगेन मैं ये कहूँगी कि बच्चों को जब आप नहलाते हो उससे भी ठंडा गर्म होता है। मैंने हमेशा कहा है कि आप जो है ना, आपके वॉशरूम और आपका बेडरूम, ठीक, दोनों का टेम्परेचर एक होना चाहिए। और पानी कितना गर्म होना चाहिए, अपनी कोहनी डाल के देखिए। अच्छा। अगर आपको यह महसूस होता है ना कि आपको नहीं जलन हो रही ना, सही, तब
ठंडे पानी से बच्चों को इस मौसम में बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है जी, उम्मे राहिल। अच्छा देखिए, बच्चों की एहतियात बताई इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें सबको करनी चाहिए। हाँ। बच्चे क्या, बड़ों को भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अगर बच्चों का सीना जकड़ता है, खाकसीर आराम से मिल जाती है। खाकसीर 1 चमचा 1 गिलास पानी में पकाएं बहुत सारा, जब पानी आधा रह जाए इसको आप रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी जो है दिन में 3 से 4 दफ़ा जैसे 1 चमचा पिलाएं। हाँ। तो सीने की जकड़न जो है वो जो है ना, बंद सीना वो खुल जाता है, जकड़न खुल जाती है। सही। अगर मदर फीड पे बच्चे हैं और उनकी नाक बंद हो रही है, सीना जकड़ रहा है, तो उससे जो मदर फीड होता है वो लेके एक स्पून के अंदर उसमें 1 चुटकी जो है डाल लेंगे, 2 से 3 दाने अजवाइन के, और पान का पत्ता ज़रा सा कुचल के डाल देना है। सही। और उसको चूल्हे के ऊपर चमचे को ही रखेंगे तो वो दूध फट जाएगा, और वो पानी बच्चे को, मतलब माँ का जो दूध होता है उसका ही पानी वो बच्चे को आप पिला दीजिए, तो उससे पूरा बलगम वगैरह निकल जाता है। और वो बच्चे का सीना से, कि छोटे बच्चे को हम ज़्यादा मेडिसिन या चीज़ों पे नहीं डाल सकते, जो खासकर मदर फीड पे होते हैं। जैसे अभी बिल्किस ने तेल बताया है, उसी तेल को जब आप लगाते हैं तो उसके साथ साथ एक पान का पत्ता हल्का सा गर्म करके वो उस तेल के ऊपर लगा के और उसके ऊपर वेस्ट या कोई कपड़ा पहना दे। सही। तो उससे भी सारी ठंड बाहर निकल जाती है। सही। और भाई बाकी वही बात है कि खाने पीने का अपने ख़ास ख्याल रखना है। हम बच्चों को वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बच्चे फास्ट फूड के बचपन से आदी हैं, लेकिन उनको भी, जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अलसी की पीनियाँ हो गई, बाजरे के लड्डू भी बनते हैं, इस तरह की चीज़ें, तिल के लड्डू हैं, ये चीज़ें बच्चों को बचपन से खिलाने की आदत डालें ताकि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो और उनकी जो है ना हेल्थ भी अच्छी हो। हेल्थ भी अच्छी होगी। अच्छा, थोड़ा ये बताएं कि स्किन केयर, जो ये बच्चों की, छोटे बच्चे जो होते हैं, इनकी स्किन केयर कैसे की जाए? क्योंकि इसके भी बड़े सारे जो है ना वो लोग टोटके बता रहे होते हैं, और जिसको कहना चाहिए बस घर में अगर ये चीज़ रखी है तो बस आप इस चीज़ से जो है ना वो ऑयलिंग कर दें, तो वो थोड़ा सा फिर बताएं। बल्कि बिल्की साहब पहले आप इसके बारे में बताएं। देखिए, बच्चों के लिए ना आप सबसे पहले जो भी खाना भी आप उनको देते ना, जब आप स्टार्ट करते बच्चों का, तो हमेशा 1 हफ्ते तक सेम खाना देना चाहिए। सही। ताकि ये पता चले उससे उस बच्चे को एलर्जी तो नहीं है। ठीक। जैसे आप बलाई में आलू उबाल कर मिक्स करके दे रहे हैं जी, 1 आउंस आप डेली दें। अच्छा। देखिए कि इन दोनों इंग्रेडिएंट में से किसी से उसको एलर्जी तो नहीं है। सही। बच्चों को गंदम कोशिश करें ना दें। अच्छा। व्हीट एलर्जी बहुत होती है, कॉमन है। सही। तो ये चीज़ें एक तो खाने पीने में इस तरह ख्याल करें। लगाने में भी मैं आपको बताऊं, आप वो ऑयल इस्तेमाल करें जिससे एलर्जी के चांसेस बहुत कम होते हैं। राइट। तो मैं तो कहती हूँ कि 2 ऑयल मिला लो, वो मैजिक ऑयल बन जाता है, कोकोनट ऑयल और कलौंजी का तेल। अच्छा। वो मिक्स कर लें। बच्चों की अगर आपने मसाज करना है तो अलसी के तेल से अच्छा मेरे हिसाब से नहीं है। इस मौसम में जैतून का तेल भी बहुत अच्छा है। अच्छा। अगेन आप बच्चों बहुत डेलिकेटेड होते हैं, नाजुक होते हैं, हर चीज़ देख के ध्यान से, और कहाँ से आप चीज़ ले रहे हो, आपको उन पे भरोसा होना चाहिए, फिर आप लें। अच्छा, कुछ लोग कोकोनट ऑयल कहते हैं ना, तो वो ऑयल ले लेते हैं जो सर में लगाने का होता है। यही मैं उसमें फ्रेग्रेंट होता है, वो नहीं सही, वो आपने नहीं लेना। सही है, उससे तो अच्छा खुला खोपरे का तेल ले लें, खुला खोपरे, वो फिर भी अच्छा होता है। लेकिन अगर वो तेल बना ही सर के लिए है तो आप कैसे उससे मालिश कर सकते हैं? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले हुए होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं ना। हाँ। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें कि कोई भी ये नहीं हो कि घर में अवेलेबल कोई भी आपके पास ऑयल पड़ा है तो वो आपने जो है उसको लगा के बच्चे का मसाज जो है वो कर दिया उसकी बॉडी पे। एक और चीज़ जी, एक होता है एक्सपायरी लिखी हुई होती है। ठीक है, एक वंस ओपन, याद रखें, एक एक्सपायरी लिखी है, एक्सपायरी 2 साल की है। ठीक है। हाँ। आपने उसको खोल लिया। हाँ। जब आपने खोल लिया तो उसको विदिन 6 मंथ इस्तेमाल कर लें। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। नानी का लोग तेल क्या करते हैं कि वो पूरे 2 साल तक नहीं, अभी 1 महीना और है, अभी 2 महीने और है एक्सपायरी खत्म होने में। खास कर क्रीम्स में आपने एक दफा खोल लिया, फिर उसकी एक्सपायरी चेंज हो जाती है। आधा यूज करके रख लिया, फिर आप 2 साल बाद उसको निकालेंगे। हाँ। ये सिर्फ सरसों के जो अचार का तेल जितना पुराना होता है इतना अच्छा होता है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ अच्छा नहीं होता। सही बात है। अच्छा देखिए, बच्चों की स्किन केयर का बताया, बच्चे या बड़े कभी भी डायरेक्ट बॉडी के ऊपर वोलन कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। कॉटन पहले पहनाइए। हाँ। बॉडी को आपने नहाया, शावर लिया, कोई क्रीम मॉइस्चराइजर लगाया, क्रीम लगाया, तेल लगाया, सही, पहले कोई कॉटन बेस हमेशा कॉटन होनी चाहिए। राइट। उसके ऊपर आप जितना ऊनी कपड़ा दिल चाहे, जो दिल चाहे पहना दे, लेकिन डायरेक्ट बॉडी के ऊपर जब ऊन लगता है, वूल लगता है, तो उसको एलर्जी हो जाती है। बच्चे के रैशेस पड़ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब
प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ख़ास ख्याल रखें कि वो बेबी प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए। बेबी प्रोडक्ट्स हों। इसमें मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी जो मदर्स हैं वो इस तरह की भी कंप्लेन करती हैं कि हमने ऑयलिंग की, उसके बाद जो है बच्चे का जो कलर था, बॉडी का जो कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया, वो डल होना शुरू हो गया और उसमें जो है वो यहाँ पे बताते हैं हमारी माओं के पीछे मासूम है, क्या कहूँ, पाकिस्तान का बड़ा मसला, वो चाहते हैं कि जी रंग जो ना रोजाना गोरा होता चला जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा जब तक बच्चा हो या बड़ा हो, वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। सर्दी में, गर्मी में, मौसम के हिसाब से स्किन के ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं या इफेक्ट्स आते हैं। अगर बच्चे का रंग चेंज भी हो रहा है तो उसमें टेंशन ना लें, बच्चा आपका है वैसा भी प्यारा है। उसके स्किन के कलर पे फोकस ना करें। रंग अगर बहुत से लोग कहते हैं सनब्लॉक क्यों नहीं लगाते, रंग काला हो जाता है। रंग काला, यही मैंने आपसे पूछा ना कि बहुत सारी जो है वो इस माएँ वो ये वाली कंप्लेन भी करती हैं कि लगता है। देखिए जब स्किन पे आप चिकनाई लगाएंगे तो आपको लगेगा ओहो स्किन पर थोड़ा सा कलर टैन लग रहा है। जब आप उसको साफ करेंगे तो निखर के भी तो आएगा ना। सही, आपने उसको उस पर प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज, अगर आप जो भी बेबी ऑयल, बेबी जो या क्रीम लगा रहे हैं वो लगाइए। देन उसके अलावा बच्चे की बचपन से आदत डालें कि उसकी नाक में तेल डालें, उसके पैर के तलवों के ऊपर रोजाना तेल लगाएं बचपन से, तो उसको इंशाल्लाह ताला कभी भी स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। सही। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद ज़िंदगी भर रोज़ाना तेल पीने की आदत डालें, 1 चमचा तेल। सही। स्किन डिजीज से आप बचे रहेंगे। और थोड़ा सा 1 साल के बाद की बता रही हूँ, नाक में, नॉस्ट्रल्स में भी 1-1 कतरा तेल ज़रूर डालें। सही। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन महफूज रहेगी। चलिए जी, उम्मे राहील और बिल्किस आपा इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब ये जो टॉपिक है अब हम जो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, शिकायतें आती हैं ना लोगों की कि जी हमें ये नहीं बताते आप स्किन के हवाले से, सर्दियां आ गई हैं तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और ट्रैक्स पड़ रहे हैं और झुर्रियाँ जो है वो जो है ना एजिंग हो रही है। तो हमने सोचा कि ज़रूर आप लोगों को बुलाया जाए और इस टॉपिक पर बात की जाए। आप क्या बताना चाहेंगी लोगों को जो कि परेशान है इस मौसम से, स्किन की वजह से अपनी? देखो सबसे पहली बात ये कि अपनी स्किन को खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अगर आप अपने आप को नहीं समझ रहे तो आप उसका इलाज भी नहीं कर सकते या उसकी केयर नहीं कर सकते। पहली चीज़ मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेशन, हाइड्रेटिंग करना, यानी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि सर्दी है, पानी कम पिया जा रहा है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखना है। मॉइस्चराइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है कि स्किन ड्राई होती है, नेचुरली है। सर्दी में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो जितना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और वो तमाम चीज़ें जो आपको इंटरनली भी जो है हाइड्रेट रखें, मॉइस्ट रखें बॉडी को, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है जी। बिल्किस जी, मैं भी यही कहूँगी बेटा कि आपने अपने इंटरनल हेल्थ का ख्याल करना है, उसके साथ एक्सटर्नली, क्योंकि देखिए जब आप सर्दियाँ आ जाती हैं हाइड्रेटेड इंटरनली भी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सर्दियों में फिर पानी और इन सब का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देते हैं, या हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। ये तो दोनों चीज़ें सही नहीं है स्किन के लिए। अच्छा ये बताएं कि सर्दियों में ऑब्वियसली जितनी ठंड है इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या कोई आइडिया है कि इतनी जो ठंड लगती है इसके असर को थोड़ा कम कर लिया जाए? जी बिल्किस साहब आप बताएं। देखिए आपने अपना ना अपने आप को चेंज करना है मौसम के हिसाब से। सही। अब आप देखिए, आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने कभी भी जॉगर्स वगैरह पहने हो, लेकिन प्रोटोकॉल है इस मौसम का कि आपको आपके पाँव ढके हुए होने चाहिए, बच्चों के भी कान ढके हुए होने चाहिए, ये ज़रूरी है चीज़ें। तो ये प्रोटोकॉल जो है ना आप सर्दियों के हिसाब से ही अपने आप को मैनेज करें। सही। फिर हम कहते हैं सर्दी लग रही है, लॉन के कपड़े पहनेंगे तो सर्दी लगेगी। सही। आप स्वेटर नहीं पहनोगे आपको सर्दी लगेगी। मौसम से आप अपने आप को इसी तरह बचा सकते हैं, जो उसका प्रोटोकॉल है वो पूरा करें। सही। ठीक है। और दूसरी बात है अपनी ग़िज़ा। देखिए यखनी आप रोज़ाना बनाए, रोज़ाना पे बोन ब्रेथ पिए, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। अच्छा। देखिए पुराने ज़माने में ऐसा था, जैसे सर्दियाँ आने लगती थी तो लहसुन के लड्डू बन जाते थे, अलसी की पीनियाँ बन जाती थी, है ना। ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती थी। अब ये चीज़ें हम पता है क्या कहते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस इतने हो गए हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते बाज़ औक़ात। सही। जैसे
इस मौसम में बाजरे का आटा और छोटी जैसे लहसुन, बेस्ट हरे आटा और लहसुन, लहसुन। जी हरा लहसुन। हरा लहसुन बहुत, जैसे हमारे मेमन बरादरी जो है वो इस मौसम में वो इस्तेमाल करते, वो आपको अंदर से गर्म रखते। ओके। ये मौसम है बाजरे की रोटी खाने का। सही। तो ये बाजरे की रोटी खाने से आपको सर्दी कम लगेगी। अच्छा। यखनी वगैरह पियेंगे तो कदरे सर्दी कम लगेगी और फिर आप सर्दियों में जो हड्डियों की बीमारियां हैं वो नहीं होगा। सर्दियों में आपको पता है फालिज ज्यादा होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही नहीं हो। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हीटर लगाया है कमरे में, आपका वॉशरूम ठंडा होता है। सही। तो अक्सर बुजुर्ग जब वॉशरूम में जाते हैं तो उनको लकवा या फालिज का अटैक होता है। सही। तो आपने अपना टेम्परेचर पूरी जगह का एक जैसा रखना है। ऐसा नहीं कि हीटर के पास आए फिर आप सर्दी में गए, ठंडा गर्म बॉडी को नहीं करना। हाँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि पहले वो बंद कमरे में हीटर पे बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जाते हैं जहाँ पर वो टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर ठंड लगती है, तो फिर वो उससे उनकी सेहत जो है वो ख़राब होती है। जी उमेर। अच्छा देखिए, अभी जो जैसे बिल्किस ने कहा बाजरे की, एक तो बाजरे का आटा होता है, बाजरे की रोटी है, सही। हरा लहसुन, तो मेमनी जो डिश होती है आप भी यकीनन जानते हो कि उसको कहते ही बाजरा है। वो मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन बाजरा इस बॉडी को बहुत, उसको ना आपको वार्म रखता है। सही। उसके अलावा अदरक, और एक चीज़ आपने सुनी होगी, कहते हैं मछली नहीं खानी चाहिए, गर्म होती है। गर्म होती है और स्किन पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमें कुछ एलर्जी हो जाती है, कोई और भी। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है कि मिथ है, मछली गर्म नहीं होती। अच्छा। मछली के ऊपर जो इतने तेल मसाले लगाते हैं वो गर्म होते हैं। हम गरम मसाले की बात करते हैं, स्पाइसेस की बात करते हैं। मछली को अगर पूरी आप देखें, जो कोरियंस हैं, अपनी चाइनीज़ हैं या इस तरह के, ये लोग सी फूड लवर होते हैं। सही। और पूरा साल सी फूड खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। हमारे तो बस सर्दी का इंतजार करेंगे जी, मछली खा ली। गर्मी में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मछली खाई जाए, ये बिल्कुल ठीक बात है। मतलब गर्मियों में तो ऐसा लगता है सर्दियों आएंगी तो फिर कहा जाता है कि अगर आप रिसर्च पढ़े तो मछली नारियल की तरह ठंडी है, दही की तरह ठंडी है, लेकिन अगर इसमें जो आप इतने मसाले लगा रहे हैं और उसको इतना जो फ्राई कर रहे हैं, तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो गई, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा, सिर्फ चटखारे मिल रहे हैं। और फिर उसकी वजह से उसकी तासीर गर्म हो गई है। अगर आप उसको स्टीम कर लेंगे, वो कोई गर्मी नहीं दे रही है, ठीक है, वो आप उसको पूरा फ़ायदा आपको पहुँचाएगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अलसी की भी बात की, अलसी की पीनियाँ होती हैं, तिल के लड्डू होते हैं, अदरक का इस्तेमाल है, दालचीनी का इस्तेमाल है, ये सब चीज़ें। लेकिन बात वही है ना कि मतलब बगैर मसाले के किस तरीके से वो बनेगी, और फिर वो जाहिर सी बात है जो लोग इसके शौकीन हैं, यानी कि सर्दियों में जो इसको प्रेफर करते हैं खाना, और वो फिर जो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे लोगों को स्किन के भी इश्यूज हो जाते हैं तो वो मछली से ज़रा अवॉइड करते हैं। तो अगर उस हवाले से बताएं कि वो फिर क्या करें। देखिए, वो स्किन, अगर आप विटलाइगो की बात कर रही हैं, पाइप जो धब्बे हो जाते हैं, वो मछली से नहीं होते। अच्छा, सही। ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपका सेल्फ डिफेंस आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, और वो किसी को भी होता है, या तो विटलाइगो हो जाएगा, या बाल झड़ जाएंगे, कोई भी बीमारी हो सकती है, एलपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इन सब चीज़ों का इलाज बहुत डिफिकल्ट है। इसको खामखाई में मछली से जोड़ा है। मछली, बहुत सारी मछलियाँ जो है बनती दूध के अंदर है। कोई ख़ास पर्टिकुलर फिश हो सकती है जिसको रिएक्ट कर सकती है, लेकिन वो सफ़ेद धब्बे उससे जुड़े हुए नहीं है। बाकी अब बिल्किस बताएंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्किस अब आप बताएं बाकी। नहीं बिल्कुल सही है कि कहते हैं कि देखिए, जैसे मछली खाने के मौसम रखे ना, जिसमें आर आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आर नहीं आता है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ सही। ये ब्रीडिंग सीजन की वजह से, ये जो ब्रीडिंग सीजन होता है ना, इसमें मछली नहीं खाना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके अलावा मछली हर मौसम में खाना चाहिए। सही। ब्रीडिंग सीजन में मछली नहीं खाने का, ताकि उनकी अफजाइश बढ़े। इसलिए मछली खा। और इम्यून डिसऑर्डर है, विटलाइगो भी है, बाज़ औक़ात जो है ना, आपको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इम्यून डिसऑर्डर है। सही। उसको मछली से जोड़ना जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन नेचुरोपैथी में कुछ ऐसे कहते हैं कि जब ब्रीडिंग सीजन में कोई मछली के अगर पेट में कोई एग वगैरह हो, तो उससे जो है ना इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, ये पुराने उस्ताद कहते हैं। तो हम उसकी बात इस तरह रखते हैं कि इन मौसम में तो वैसे ही मछली नहीं खाना चाहिए। इस तरह से वो जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते बात को। बहुत शुक्रिया उम्मे राहील और बिल्किस आपा हमारे शो पर आए, और आज जितनी मुफीद बातें इन्होंने बताई हैं कि जी आप सर्दी से कैसे बच सकते हैं, अपनी स्किन को जो है वो कैसे ठीक रख सकते हैं, और ताकि वो ठीक भी रहे, फ्रेश भी रहे। तो ये बातें आज इन्होंने हमारे साथ में शेयर की। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त एंड अप हो गया है, कल फिर आएंगे।
आएंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और हमारे शो को ऐसे ही देखना है, पसंद करना है और फीडबैक देना है। कीप वॉचिंग सिटी 18।